रेगुलेटेड पावर सप्लाई का मतलब होता है दोस्तों जो आपका मोबाइल का चार्जर जो है, चार्जर का अंदर में क्या क्या हो रहा है वो सब आज की वीडियो में हम लोग समझे। इसी को बोलते हैं रेगुलेटेड पावर सप्लाई। रेगुलेट हो रहा है पावर सप्लाई को। हाँ, तो जितना पावर आ रहा है, जितना वोल्टेज आ रहा है उतना ही होना चाहिए, उतना ही होना चाहिए बिल्कुल। तो अगर उतना ही है तब तो मेरा रेगुलेटेड पावर सप्लाई बहुत अच्छा है, एकदम सब कुछ एकदम बढ़िया से काम कर रहा है। इसके अंदर में जो ट्रांसफार्मर है वो भी बहुत अच्छा से काम कर रहा है, जो रेक्टिव। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, सब बढ़िया ना। मेरा नाम है रूपेश कुमार महतो और आप सभी का हमारे अपने प्यारा से यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों पिछले कई दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, कुछ प्रॉब्लम था, लेकिन अब से आपको कंटिन्यू वीडियो मिलता रहेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, जो हम लोग जहां से छोड़े थे उसके बाद से। यानी आज की वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल में पहले ही देख लिया कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेगुलेटेड पावर सप्लाई को पढ़ेंगे हम लोग। वर्किंग ऑफ 78XX सीरीज देखेंगे, 79XX सीरीज देखेंगे, वो रेगुलेटर है। ट्रांजिस्टराइज रेगुलेटर क्या होता है वो देखेंगे, और प्लस की टेस्टिंग एंड ट्रबल शूटिंग, ये जो रेगुलेटेड पावर सप्लाई उसको टेस्ट कैसे करेंगे। तो दोस्तों इन सारी चीजों के बारे में हम लोग समझने वाले आज की वीडियो में। तो देखिए आज के वीडियो कुछ खास तो नहीं, लेकिन खास इस कारण से बन जाता है कि आज हम लोग रेगुलेटेड पावर सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या है? रेगुलेटेड पावर सप्लाई का मतलब होता है दोस्तों जो आपका मोबाइल का चार्जर जो है, चार्जर का अंदर में क्या क्या हो रहा है वो सब आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे। कि चार्जर में एकदम हम लोग जानते हैं कि डीसी पावर से चार्ज होता है मोबाइल। किससे चार्ज होता है? डीसी पावर से चार्ज होता है। जबकि घर में क्या लगा हुआ है? एसी चार्ज आता है। तो एसी चार्ज को वो चार्जर क्या करता है, उसका जो माथा अडेप्टर वो क्या कर देता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन इसके साथ साथ वो और क्या क्या कर देता है कि एसी को चलिए ठीक है डीसी में कन्वर्ट कर दिया है, तो एसी तो 220 वोल्टेज का रहा है, तो उसको डीसी में कन्वर्ट कर रहा है, वो भी 5 वोल्ट में। आपका जो चार्जर है वो 5 वोल्ट का होता है, आप लोग देखेंगे लिखा रहता है ना, 5 वोल्ट लिखा रहता है। तो आखिर वो 120 वोल्ट को 5 वोल्ट में चेंज कैसे कर दिया, और 5-6 वोल्ट में कैसे है, 7 वोल्ट 10 वोल्ट ऐसा क्यों नहीं है? तो मतलब इसके पीछे का कई कॉन्सेप्ट लगा। कॉन्सेप्ट एक ही है रेगुलेटेड पावर सप्लाई, लेकिन इसमें अलग अलग कंपोनेंट है दोस्तों जी, जिसके बारे में आज की वीडियो में डिटेल से मैं आपको बताऊंगा कि ये जो चार्जर है उसके अंदर में होता क्या क्या। अगर आप खोल के देखिएगा चार्जर को तो क्या क्या आपको मिलेगा, सब कुछ आज की वीडियो में जानेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आज की वीडियो, तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों समझते हैं रेगुलेटेड पावर सप्लाई क्या होता है। तो जैसे देखिए रेगुलेटेड पावर सप्लाई, ये जो डिप्लोमा 3rd सेमेस्टर का एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो इसमें आपका एग्जाम में आता है। इसमें क्या आता है जो आपका सिलेबस में दिया हुआ है, ओनली ब्लॉक डायग्राम एंड इसका एप्लीकेशंस। रेगुलेटेड पावर सप्लाई के एप्लीकेशंस इस्तेमाल कहां कहां किया जाता है, और इसका ब्लॉक डायग्राम आपको ड्रॉ करने बोलेगा। तो ब्लॉक डायग्राम सिंपल सा है, कैसे आप लोग ड्रॉ करेंगे देख लीजिए, मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो रेगुलेटेड पावर सप्लाई दोस्तों, रेगुलेटेड पावर सप्लाई में इसका ब्लॉक डायग्राम क्या है। तो इसका जो ब्लॉक डायग्राम है दोस्तों, सबसे पहले जो घर में एसी आ रहा है वो कितना, मतलब घर में क्या आ रहा है, पावर सोर्स आ रहा है, ठीक है, पावर सप्लाई आ रहा है, पावर सप्लाई आ रहा है। घर में जो आपके पास क्या आ रहा है दोस्तों, पावर सप्लाई आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा किस में जाएगा, रेगुलेटेड पावर सप्लाई में आएगा। रेगुलेटेड पावर सप्लाई पूरा एक क्या है, उसका ब्लॉक डायग्राम अभी बनाएंगे। तो जैसे पावर सप्लाई आया तो वो कितना रहता है, 220 वोल्टेज का रहता है, 220 वोल्ट। इस 220 वोल्ट को वो क्या करता है, सबसे पहले घटाता है 5 वोल्ट में। तो एक ही बारी 5 वोल्ट नहीं करता है, उसको थोड़ा कम करता है। यानी जैसे 220 वोल्ट है तो उसको थोड़ा कम कर दिया, जैसे 5 वोल्ट, या फिर मान लेते कर दिया 10 वोल्ट, है ना। तो मतलब उसको पहले क्या करता है, स्टेप डाउन करता है। जो हाई वोल्टेज आ रहा है उसको क्या करता है दोस्तों, स्टेप डाउन करता है। तो यहाँ पर कौन सा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो ब्लॉक डायग्राम में हम इसका डायग्राम नहीं छापेंगे, बल्कि ब्लॉक ऐसा बॉक्स बना देंगे। यही होता है दोस्तों ब्लॉक डायग्राम, जिसमें उसका डायग्राम को नहीं छापा जाता, बल्कि बॉक्स खाली छाप दिया जाता है और लिख दिया जाता है कि आखिर ये किसके लिए बॉक्स बनाए। रेगुलेटेड पावर सप्लाई का सबसे पहला आता है दोस्तों स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, सबसे पहला, फर्स्ट। दूसरा है दोस्तों, यहां पर जब स्टेप डाउन हो गया, मतलब जो मेरा एसी सिग्नल आ रहा था इस तरीके से, जो आ रहा था, इतना बड़ा है, इतना इसका ये जो है, ये जो इसका मैग्नीट्यूड है, या फिर आप कहा जाए तो इसका जो मैक्सिमम पीक वोल्टेज है वो इतना है। तो इसको अब स्टेप डाउन करके हमको इधर क्या मिला दोस्तों, इसका आउटपुट में इस तरीके से मिला, कम हो गया। जो इतना था वो स्टेप डाउन होकर के कम हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या आता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बाद मेरा क्या आता है, ये सारा कुछ मैं चार्जर के अंदर में क्या क्या वो सब बता रहा हूं। उसमें एक छोटा सा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा रहता है। उसके बाद क्या रहता है दोस्तों, उसके बाद रहता है मेरा रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या करता है दोस्तों, एसी वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट कर देता है, एसी पावर को डीसी पावर बना देता है। यानी इसका जो मेरा आउटपुट क्या मिलेगा, इसका आउटपुट मिलेगा इस तरीके से, पल्सेटिंग डीसी। उतना ही, जितना इतना है, जितना ये मैक्सिमम पीक वोल्टेज है उतना ये भी है, लेकिन क्या है, डीसी में चला गया। ये एसी था, ये आप डीसी में बन गया। तो अभी देखिए दोस्तों, ये जो डीसी है इसमें पल्स है, वेव बना हुआ है, रिपल्स।
रिपल्स क्या होता है, ये जो वेव बना हुआ है ये इसी को कहते हैं रिपल्स। तो अगर आपको रिपल्स के बारे में डिटेल में जानना है कि अगर ये रहेगा तो ये तो हमको कांस्टेंट डीसी मिल नहीं रहा है, तो इससे बड़ी समस्याएं, बड़ी दिक्कत होगा, तो आप रिपल फैक्टर वाला वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। उसमें मैंने काफी डिटेल से, फिर प्लस फिल्टर वाला, जैसे आप रिपल देखेंगे तो फिल्टर वाला वीडियो भी जरूर देख लीजिए कि इस रिपल को हटाएंगे कैसे। तो इसको हटाने के लिए दोस्तों, रिमूव करने के लिए यहाँ पर फिल्टर लगाना पड़ेगा। फिल्टर लगा दिए। फिल्टर क्या करेगा, इस फिल्टर का आउटपुट हमको क्या मिलेगा दोस्तों, ये जो पल्सेटिंग डीसी था उसको कांस्टेंट डीसी बनाने का प्रयास करेगा। इस तरीके से कांस्टेंट डीसी बनाने का प्रयास करेगा। पूरा कांस्टेंट नहीं बना है, लेकिन अब जो इसका नेक्स्ट जो है दोस्तों, रेगुलेटर क्या करता है दोस्तों, अभी ये जो पूरा देखिए, अभी भी ये जो फिल्टर के बाद ये कांस्टेंट पूरा नहीं बना। मान लेते हमको चाहिए 5 वोल्ट चाहिए, 5 वोल्ट अभी पूरा अच्छा तरीके से नहीं बना, लेकिन रेगुलेटर से गुजरने के बाद ये पूरा एकदम प्योर 5 वोल्ट में गुजरेगा, एकदम प्योर स्ट्रेट लाइन प्योर 5 वोल्ट में गुजरेगा। ठीक है, यहाँ पर प्योर 5 वोल्ट नहीं था, लेकिन अब जो रेगुलेटर से गुजरने के बाद ये एकदम प्योर 5 वोल्ट में गुजरेगा। रेगुलेटर का आउटपुट क्या मिलेगा, प्योर 5 वोल्ट। उसके बाद इसको जाकर के लोड से कनेक्ट कर दिए, आरएल लोड। बस दोस्तों देखिए कई गो स्टेप आया, 1 2 3 4 गो स्टेप होता है दोस्तों। यही वाला आपका चार्जर में इसी का यूज हुआ है। चार्जर के अंदर में सबसे पहले क्या लगा हुआ है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर छोटा सा लगा हुआ है। फिर क्या लगा हुआ है, एक रेक्टिफायर लगा हुआ है। कौन सा रेक्टिफायर रहता है, बेसिकली हम लोग 3 टाइप का रेक्टिफायर पढ़े। एक पढ़े हम लोग सेंटर टाइप रेक्टिफायर, एक पढ़े ब्रिज टाइप रेक्टिफायर, और एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर। तो कौन सा टाइप का यूज हुआ है यहाँ पर, ब्रिज टाइप रेक्टिफायर का यूज हुआ है। ठीक है, क्यों यूज हुआ है, क्योंकि वो एकदम अच्छा होता है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ है, और ब्रिज टाइप रेक्टिफायर में आपके 4 गो डायोड होता है। फिल्टर भी आपको पता है 3 टाइप के फिल्टर होते हैं, सी फिल्टर होते हैं, एल फिल्टर होते हैं, और पाई फिल्टर होते हैं, यानी कैपेसिटर फिल्टर, इंडक्टर फिल्टर, या फिर CLC कैपेसिटर इंडक्टर फिर कैपेसिटर फिल्टर। तो यहाँ इसमें कौन सा फिल्टर का यूज करेंगे हम लोग, इसमें हम लोग यूज करेंगे 2 गो फिल्टर लगा देंगे, इंडक्टर माने 2 गो कैपेसिटर लगा देंगे, इंडक्टर नहीं लगाएंगे, क्योंकि इंडक्टर का साइज बड़ा रहता है। तो इतना छोटा सा चार्जर है हमको बनाना है, तो इतना उसका माथा डॉक्टर, तो उसमें बड़ा सा इंडक्टर लगा देंगे तो फिर अच्छा दिखेगा नहीं ना, तब तो साइज और बड़ा हो जाएगा। तो रेगुलेटर, फिर रेगुलेटर में आपका क्या, यहाँ पर अधिकतर हम लोग बेसिकली लगाते हैं जीनर डायोड। जीनर डायोड भी वोल्टेज रेगुलेटर होता है क्या ना, मैंने आपको पढ़ाया था जीनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, पढ़ाया था ना। हाँ, जहां अगर आप लोग नहीं पढ़े तो जीनर डायोड यूट्यूब में सर्च कर दीजिए, बाय रूपेश महतो एजुकेशन सेंटर, वहां पर जीनर डायोड के बारे में डिटेल में समझ सकते हैं। तो रेगुलेटर के जगह में हम लोग बेसिकली क्या लगाते हैं, जीनर डायोड लगाते हैं। तो यहाँ पर जीनर डायोड के अलावा भी आप लगा सकते हैं, जैसे आप ट्रांजिस्टर प्लस जीनर डायोड लगा सकते हैं, जिसको हम लोग रेगुलेटेड सर्किट बोलते हैं, है ना। तो रेगुलेटर सर्किट में क्या क्या होता है, ट्रांजिस्टर प्लस जीनर डायोड होता है ना। तो उसको यहाँ पर रेगुलेटेड सर्किट लगा सकते हैं, या फिर आप सीधे जीनर डायोड लगा दीजिए, और प्लस यहाँ पर फिर आपका लोड है। तो इसके बाद इतना सारा प्रोसेस होने के बाद आपको कांस्टेंट 5 वोल्ट का डीसी वहां पर पावर मिलता है। ये 220 आ रहा था, लेकिन उसको फिल्टर करके पूरा अच्छा से रेगुलेट करके कितना मिला, 5 वोल्ट मिला, है ना। तो जो भी यहाँ पर जैसे फिल्टर होकर अगर 5 वोल्ट नहीं मिल रहा था, कुछ कम मिल रहा था, कुछ ज्यादा मिल जा रहा है, तो उसको रेगुलेट करके अच्छा तरीके से रेगुलेट करके उसको फिर 5 वोल्ट में आपको बदल देता है। तो दोस्तों इस तरीके से आपका चार्जर काम करता है ना। जो आपको एसी मिला उसको स्टेप डाउन यानी घटाया, उस 220 वोल्टेज को घटाया, रेक्टिफायर में उसको डीसी बनाया, डीसी बना करके फिल्टर में उसको जो रिपल्स था उसको हटा दिया, फिर रेगुलेटर में जो घट बढ़ रहा था 5 वोल्ट का हमको मिल नहीं रहा था, तो इसको एकदम बैलेंस कर दिया, 5 वोल्ट मेंटेन कर दिया, और लोड तक हमारा यानी मोबाइल को चार्ज मिलने लगा। तो इसी को कहते हैं दोस्तों, ये जो पूरा सिस्टम देख रहे हैं इसी को बोलते हैं रेगुलेटेड पावर सप्लाई। रेगुलेट हो रहा है पावर सप्लाई को, पावर सप्लाई जो मिला वो रेगुलेट हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो जो हम लिखे दोस्तों उसको नोट्स बना करके आप लोग लिख करके दे रहे, ताकि आपका एग्जाम में आएगा तो आप लोग बढ़िया से लिख पाए। ऐसे तो यही ब्लॉक डायग्राम है ना, तो आपको ऐसा नहीं लिखना है, इसके बारे में थोड़ा 2 लाइन लिख देना है। तो चलिए आप उसको हम लोग लिख देते हैं, और ताकि आप लोग अच्छा तरीके से नोट्स बना करके रख सके। ये दोस्तों लिखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, ये जो रेगुलेटेड पावर सप्लाई लिखे मैंने है हेडिंग, इसके बारे में लिख देते हैं कि रेगुलेटेड पावर सप्लाई कुछ नहीं है, बल्कि इसमें क्या होता है जो कंपोनेंट है उसको लिख देना, यानी रेगुलेटेड। आप लोग भी कॉलम कॉपी लेकर के बैठिए और लिखते चलिए, ताकि टाइम का भी बचत होगा। रेगुलेटेड पावर सप्लाई ऐसे जो मैं बोल रहा हूं उसको सुन करके लिखने से ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ कुछ आपको स्पेलिंग भी दिखाई नहीं देगा, और प्लस मेरा राइटिंग भी बहुत खराब है। तो रेगुलेटेड पावर सप्लाई कंसिस्ट्स ऑफ, तो क्या लिखें, द जनरल ब्लॉक डायग्राम ऑफ रेगुलेटेड पावर सप्लाई। सीधे आपका एग्जाम में ब्लॉक डायग्राम पूछेगा, तो ब्लॉक डायग्राम के ही बारे में लिखना है। तो द जनरल ब्लॉक डायग्राम, द जनरल ब्लॉक डायग्राम ऑफ, अच्छा रेगुलेटेड पावर सप्लाई को शॉर्ट में आरपीएस लिख देते हैं,
RPS रेगुलेटेड पावर सप्लाई, लेकिन आपको कंप्लीट लिखना है, ठीक है। ये कोई किताब में होता नहीं है कि RPS मतलब रेगुलेटेड पावर सप्लाई, ये अपने सामने शॉर्ट बनाने के लिए लिखते हैं। जनरल ब्लॉक डायग्राम ऑफ रेगुलेटेड पावर सप्लाई consists of क्या क्या इसमें होता है। पहला ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, आप लोग भी लिखते चलिए, है ना। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, इसमें बेसिकली क्या लिखना है कि इट इज अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, है ना, जो क्या करता है, जो मेरा इनपुट जो वोल्टेज आ रहा है उसको स्टेप डाउन कर देता है, सिंपल सी बात है। तो इट इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर that या which step down that step down the output voltage, जो आउटपुट वोल्टेज को स्टेप डाउन कर देता है, बस सिंपल से बातें लिखना है। तो क्या सेकंड क्या होता है दोस्तों, मेरा रेक्टिफायर होता है, रेक्टिफायर। अच्छा रेक्टिफायर क्या करता है, रेक्टिफायर जो है दोस्तों, जो एसी वोल्टेज आ रहा है उसको डीसी मतलब जो एसी पावर आ रहा है उसको डीसी पावर में बना देता है, बस सिंपल सा बात है। तो रेक्टिफायर इट इज जनरली ब्रिज टाइप रेक्टिफायर होता है, ब्रिज टाइप, जो करता क्या है दोस्तों, विच कन्वर्ट्स द इनपुट एसी पावर कन्वर्ट कर देता है इनटू डीसी आउटपुट पावर में, जो इनपुट में जो हम एसी पावर दिए उसको आउटपुट में डीसी पावर में कन्वर्ट कर देता है, बस और कुछ नहीं करता है। और इट कंसिस्ट्स ऑफ डायोड्स, और इसमें होता है क्या दोस्तों, डायोड्स होते हैं, सिंपल सी बात है। रेक्टिफायर में क्या होता है, डायोड होता है। तीसरा, रेक्टिफायर के बाद मेरा पावर कहां पहुंचता है, फिल्टर में पहुंचता है, बहुत अच्छा, फिल्टर। अच्छा फिल्टर में बेसिकली हम लोग कोई भी फिल्टर का यूज कर सकते हैं, आप सी फिल्टर का यूज कीजिए, आप एल फिल्टर का यूज कीजिए, या फिर आप दोनों फिल्टर का यूज कर सकते हैं, है ना। तो यहां पर क्या लिखेंगे, फिल्टर, या फिर क्या लिखेंगे, फिल्टर क्या करता है दोस्तों, फिल्टर जो मेरा रेक्टिफायर से जो पावर अभी डीसी बना है उसमें रिपल्स होते हैं, और उस रिपल्स को रिमूव किया जाता है फिल्टर के द्वारा। तो इट इज यूज्ड टू रिमूव, इसका इस्तेमाल किया जाता है टू रिमूव द रिपल्स, it is used to remove the ripples of ripples present in output of रेक्टिफायर का जो आउटपुट में दोस्तों रिपल्स है, ठीक है, उस रिपल्स को रिमूव करने के लिए फिल्टर का यूज किया जाता है, वही लिखे, इट इज यूज टू रिमूव द रिपल्स प्रेजेंट इन आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर, बहुत अच्छा। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि ये जो फिल्टर है ये हो सकता है ना, इट मे बी यह हो सकता है ना, इट मे बी आपका कैपेसिटर फिल्टर, या कैपेसिटर फिल्टर भी हो सकता है, और या फिर आप इंडक्टर फिल्टर का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली इंडक्टर का यूज किया नहीं जाता है, इंडक्टर फिल्टर का भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप दोनों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये हो गया फिल्टर। अब दोस्तों फिल्टर के बाद मेरा कहां जाता है, रेगुलेटर में, बस रेगुलेटर में। अच्छा ये करता क्या है, ये सिंपल सा कुछ नहीं करता, बल्कि ये जो मेरा जो पावर है, डीसी पावर जो मिला है उसको क्या करता है, कांस्टेंट डीसी पावर बना देता है, कांस्टेंट एकदम, कोई माने ऊपर नीचे नहीं, एकदम कांस्टेंट, है ना। तो रेगुलेटर क्या करता है, तो इट रेगुलेट्स द या फिर इट रेगुलेट्स द आउटपुट डीसी पावर, ये आउटपुट जो डीसी पावर है उसको रेगुलेट करता है एट अ कांस्टेंट वैल्यू, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये एक कांस्टेंट आउटपुट डीसी वोल्टेज को मेंटेन रखता है, बस ऐसा भी लिख सकते हैं। अच्छा रेगुलेटर, इसमें जनरली क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ जीना डायोड, इसमें बेसिकली होता है जीना डायोड। अभी जो हम लोग डायग्राम बनाएंगे उसमें जीना डायोड का इस्तेमाल करेंगे, जीना डायोड, या फिर रेगुलेटेड सर्किट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रेगुलेटेड सर्किट
विद ट्रांजिस्टर एंड जीनर डायोड। आप रेगुलेटेड सर्किट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो किससे बना था, ट्रांजिस्टर और जीनर डायोड से मिलकर बना रहता है। तो ये रेगुलेटर हो गया दोस्तों, यही 4 गो है। अब बाकी लोड के बारे में कुछ लिखा नहीं जाता है। ये हो क्या, ये हम लोग अभी ब्लॉक डायग्राम के बारे में लिखे। अगर आपका मन है तो आप एग्जाम में लिख भी सकते हैं, नहीं माने तो सीधे एग्जाम में छाप भी सकते, कोई दिक्कत नहीं, लिख देने से बढ़िया रहता है। ठीक है, लिख लिए। अब जो अभी हम छापे तो उसको फिर से एक और बात छापते, इसको नहीं लिखे तो स्क्रीनशॉट कम से कम ले लीजिए और कॉपी में लिखिए लेना, एकदम मजाक नहीं। तो छापते दोस्तों, सबसे पहले क्या था, पावर सप्लाई। आप लोग भी छापिए, पावर सप्लाई। ये क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जो छापे तो वही वाला। उसके बाद ये कहां पहुंचा, ये ब्लॉक डायग्राम छाप रहे हैं ना, इसीलिए ऐसा छाप रहे हैं। अगर आपका मन है तो अभी हम रियल वाला डायग्राम भी छाप के दिखाएंगे, आप उसको भी छाप सकते हैं एग्जाम में, लेकिन छापना इसको बहुत जरूरी है, इसको छापना ही पड़ेगा। रेक्टिफायर, रेक्टिफायर, रेक्टिफायर तक पहुंचा है। उसके बाद फिल्टर, फिल्टर, ठीक है। उसके बाद रेगुलेटर, रेगुलेटर। उसके बाद लोड, लोड बेसिकली आपका क्या होता है दोस्तों, एक रेजिस्टर होता है। लोड, लोड के अक्रॉस का वोल्टेज आपको पता है क्या होता है, भी आउटपुट होता है। अगर यहां पर भी इनपुट दिए थे, अगर यहां पर भी इनपुट दिए थे भी इन, तो यहां पर आउटपुट क्या मिला दोस्तों, भी ओ, मतलब आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, ये हो गया मेरा ब्लॉक डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम ऑफ आरपीएस, रेगुलेटेड पावर सप्लाई। अच्छा दोस्तों, यहां पर अगर आपको समझने में दिक्कत हो रहा है तो यहां पर हम लोग इसका बढ़िया से डायग्राम भी बना देते। ये मेरा हो गया दोस्तों क्या, भी इनपुट, ठीक है, भी आई लिख दिए। और ये मेरा क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनाएंगे पहले। ये पावर सप्लाई दे दिए, ठीक है, पावर सप्लाई दे दिए। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में आपको पता ही होगा कि नंबर ऑफ टर्न्स कम रहता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बना दिए। अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बाद कहां जाता है, रेक्टिफायर में। बहुत अच्छा, तो रेक्टिफायर कौन सा रेक्टिफायर बनाएंगे दोस्तों, ब्रिज टाइप रेक्टिफायर। ब्रिज टाइप रेक्टिफायर आपको याद होगा कैसे हम लोग बनाते थे, जो आपका रजिस्टर है दोस्तों, जो लोड है उसका एक एंड के दोनों तरफ जो है दोस्तों वो हमारा कैथोड रहना चाहिए, कैथोड, और ये कैथोड। और दूसरा एंड का दोनों तरफ दोस्तों मेरा क्या रहना चाहिए, एनोड रहना चाहिए, एनोड। ये नियम का था कि ऐसा ही बनाना है, ठीक है। ये हम लोग ब्रिज टाइप क्या बना दिए, हम लोग ब्रिज टाइप रेक्टिफायर बना दिए। अब यहां पर दोस्तों, यहां पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि यहां जो लोड हम लोग बनाएंगे इसका अंदर नहीं बनाएंगे बल्कि इसके बाहर बनाएंगे। तो एक टर्मिनल ये निकल गया, एक टर्मिनल ये निकल गया और दूसरा टर्मिनल ये निकल जाएगा। तो आप इसको पहले नीचे ले जाइए, यही वाला बढ़िया रहेगा। ये ऊपर से चला गया, पॉजिटिव टर्मिनल चला गया और इधर से नेगेटिव टर्मिनल आ जाएगा। कनेक्ट नहीं है, ठीक है, यहां पर कनेक्ट भूल करके भी नहीं करना है, कनेक्ट नहीं करना है। ये नेगेटिव टर्मिनल चला जाएगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव, उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, ये अभी ब्रिज टाइप रेक्टिफायर बन गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, फिल्टर। तो फिल्टर हम लोग क्या बना देंगे दोस्तों, कैपेसिटी फिल्टर, माने कैपेसिटर वाला फिल्टर लगा देंगे। 2 गोल लगा देते हैं कैपेसिटर, ताकि थोड़ा बहुत यदि रह जाएगा, अगर अच्छा से नहीं फिल्टर हो पाया तो दूसरा फिल्टर में, यानी दूसरा कैपेसिटर में जाएगा तो अच्छा से फिल्टर हो जाएगा। ये पॉजिटिव पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। नेक्स्ट क्या आता है दोस्तों, हमारा जीनर डायोड यानी रेगुलेटर। रेगुलेटर आपको पता होगा कि हमेशा जो जीनर डायोड है वो हमेशा सर्किट में नेगेटिव टर्मिनल में, माने रिवर्स बायस में कनेक्ट रहता है। तो उसका जो एनोड रहता है वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ रहेगा। तो ये नेगेटिव, तो इधर वाला जो मेरा टर्मिनल आ रहा है वो नेगेटिव रहेगा, और उसका जो, इसका जो नेगेटिव है माइनस है, और ये जो हमारा आएगा प्लस। तो हमेशा आपको पता है जीनर डायोड रिवर्स बायस में कनेक्ट रहता है। जीनर डायोड क्या रहता है दोस्तों, रिवर्स बायस में रहता है।
तो इसका मतलब जीना डायोड जो यहाँ पर लगाएंगे वो रिवर्स बायस में रहेगा, है ना, रिवर्स बायस में। देखिए रिवर्स बायस में हो गया, एनोड लग गया मेरा नेगेटिव टर्मिनल से और कैथोड लग गया मेरा पॉजिटिव टर्मिनल से, तो ये रिवर्स बायस हो गया। तो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव लिखना नहीं है, समझाने के लिए बताया था। उसके बाद दोस्तों रेगुलेटर हो गया, रेगुलेटर के बाद मेरा हो जाएगा लोड RL, इसके अक्रॉस का वोल्टेज V0 या VO हो गया। इतना ही तो आपको जानना था, बहुत कुछ खास थोड़ी है ना। तो ये हो गया मेरा जीनर डायोड, तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज क्या हो जाएगा, जीनर वोल्टेज VZ, ठीक है। बाकी सब तो आपको पता है, ये कैपेसिटर एक है, ये दूसरा कैपेसिटर है, ये आपका ब्रिज टाइप का रेक्टिफायर है, ये आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ये रेक्टिफायर है, ये फिल्टर है मेरा, यहां से यहां तक पूरा फिल्टर है। समझ में आ रहा है, ये हो गया फिल्टर, और ये है मेरा रेगुलेटर, और ये हो जाएगा मेरा लोड, हो गया। तो ये हो गया दोस्तों मेरा रेगुलेटेड पावर सप्लाई का पूरा सर्किट डायग्राम। तो ये हो गया सर्किट डायग्राम, ये उसका ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। तो ये सर्किट डायग्राम, ये उसका ब्लॉक डायग्राम हो गया। बाकी जो मैंने आपको समझाया एग्जांपल देकर के कि यहाँ पर 120 वोल्टेज का एसी रहेगा तो उसका थोड़ा वेव थोड़ा ज्यादा ऊंचा ऊंचा रहेगा, मतलब बड़ा रहेगा। जैसे स्टेप डाउन हो जाएगा तो उसका वेव छोटा हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स इसमें कम रहता है, उसको स्टेप डाउन कर देता है, आउटपुट जो वोल्टेज उसको डिक्रीज कर देता है। उसके बाद रेक्टिफायर में जो मेरा एसी वोल्टेज आ रहा था उसको डीसी वोल्टेज में चेंज कर देगा, क्योंकि रेक्टिफायर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो एसी पावर को डीसी पावर में कन्वर्ट कर देता है। फिर फिल्टर में जाएगा तो जो रिपल्स रहता है पल्सेटिंग डीसी, उसको फिर कांस्टेंट बना देता है, मतलब रिपल्स लगभग लगभग गायब कर देता है। फिर जैसे जो भी बचा कुछ जो रिपल्स जैसा है अभी कांस्टेंट मिला नहीं है, वो रेगुलेटर में क्या करता है, पूरा कांस्टेंट 5 वोल्ट का डीसी दे देता है। क्योंकि आपका जो चार्जर रहता है वो 5 वोल्ट पर काम कर देता है, ठीक, काम करता है 5 वोल्ट पर आपका मोबाइल चार्ज होता है। तो ये हो गया दोस्तों आपका रेगुलेटेड पावर सप्लाई। अच्छा, इसका एप्लीकेशंस भी है कि इसका एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ किया जाता है। जैसे हमको ये क्या दे रहा है, रेगुलेटेड पावर सप्लाई मतलब क्या, हमको डीसी पावर दे रहा है, कांस्टेंट 5 वोल्ट का डीसी दे रहा है। तो कांस्टेंट 5 वोल्ट कहाँ कहाँ यूज करते हैं, मतलब कांस्टेंट डीसी कहाँ कहाँ यूज करते हैं, 5 वोल्ट फिक्स नहीं है। आप रेगुलेटर का ये जो वोल्टेज मैंने जीनर डायोड लगा है उसको घटा बढ़ा सकते हो, उसका रेटिंग को घटा बढ़ा सकता है, और अलग अलग 5 वोल्ट चाहिए, 10 वोल्ट चाहिए, 15 वोल्ट चाहिए, 7 वोल्ट चाहिए, ऐसा आप लोग कर सकते हैं। मेरा मकसद क्या है यहाँ पर कि कांस्टेंट डीसी बनाना, एकदम कोई मतलब ये नहीं है ना, कोई ज्यादा कम नहीं, एकदम कांस्टेंट मिलना चाहिए। तो इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है, जो आपका टीवी चल रहा है वो क्या चल रहा है, आप लोग प्लग तो लगा रहे हैं एसी में, लेकिन वहां पर सारा कुछ इसी तरीके से हो करके अंदर में ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो स्टेप डाउन करता है। जो आपका 3 पिन में जो दिए या फिर 2 पिन में जो भी होगा वो क्या होता है 220 रहता है, लेकिन आप लोग का टीवी में वो क्या जाता है, सीधे 220 चला जाता है, आपका 5 वोल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और 5 वोल्ट फिर कन्वर्ट होता नहीं है, उसमें फिर रिपल्स रहता है, फिर उसको हटाया जाता है, फिल्टर लगा, सब कुछ यही वाला उसमें भी लगा हुआ है। तो जितना भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है सब में ये यूज होता है, सब में रेगुलेटेड पावर सप्लाई चाहिए। जितना भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को डिजाइन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को चलाने के लिए, जैसे टीवी हो गया वो भी एक सर्किट है, उसको भी चलाने के लिए आपको रेगुलेटेड पावर सप्लाई चाहिए। मोबाइल फोन हो गया, ये सब को चलाने के लिए, कैमरा वगैरह हो गया, तो मोबाइल फोन का बैटरी को चार्ज करने के लिए, कैमरा का बैटरी को चार्ज करने के लिए आपका रेगुलेटेड पावर सप्लाई चाहिए। प्लस जो आपको इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सब जो आ रहा है उसका बैटरी को चार्ज करने के लिए रेगुलेटेड पावर सप्लाई चाहिए। प्लस आपका जो मेडिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होता है, जैसे ब्लड प्रेशर, जो डायबिटीज का जो मशीन सब जो ब्लड प्रेशर मेजर करता है, डायबिटीज वगैरह वगैरह को मेजर करता है, वो सब सिटी स्कैन, ब्लड प्रेशर, ये सब को मेजर करने वाला जो आपका मशीन है ना, वो सब में भी आपको जो चलाने के लिए, वो सबको मशीन को चलाने के लिए डीसी पावर देना पड़ता है। वो क्या एक तरह के टीवी जैसा होता है, तो टीवी को भी चलाने के लिए डीसी पावर चाहिए। तो उसी तरह से मेडिकल में जो इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए, सिटी स्कैन लगा हुआ है, आपका डायबिटीज लगा हुआ है, ब्लड प्रेशर मशीन लगा हुआ है, मेजरमेंट, तो सबको चलाने के लिए आपका क्या चाहिए दोस्तों, रेगुलेटेड पावर सप्लाई चाहिए। तो रिमोट कंट्रोल, खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक टॉयज वगैरह में हो गया, रेगुलेटेड पावर सप्लाई चाहिए। ठीक है, तो ये सब दोस्तों इसका एप्लीकेशन हो गया। तो लिखाने का जरूरत है क्या, लिखा देते हैं, कभी नोट्स रहेगा कॉपी में तो पढ़ भी सकते हैं। तो इतना पहले स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिए दोस्तों। आप लिखाते हैं इसका एप्लीकेशन, एप्लीकेशन एग्जाम में आएगा तो लिखिएगा जरूर, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ आरपीएस, रेगुलेटेड पावर सप्लाई। तो सबसे पहला दोस्तों जो इसका एप्लीकेशन है, सबसे पहला एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग, यानी इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो आरपीएस इज यूज्ड, आरपीएस इज यूज्ड, इसका जो इस्तेमाल किया जाता है ड्राइव, किसको चलाने के लिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को, लाइक
टीवी हो गया, कंप्यूटर हो गया, आपका प्रिंटर हो गया, etc। सेकंड है दोस्तों आपका आरपीएस का इस्तेमाल क्या होता है, आरपीएस इज यूज्ड, इसका जो इस्तेमाल किया जाता है और किस में किया जाता है, जैसे मोबाइल फोन का बैटरीज वगैरह को चार्ज करने के लिए, यूज्ड टू चार्जिंग बैटरीज बैटरीज ऑफ एप्लियंसेस लाइक जैसे मोबाइल फोन का बैटरी को चार्ज करना है। और किसका हो गया, और किसका बैटरी को चार्ज करना है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, ईवी लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का बैटरीज को चार्ज करना है, प्लस कैमरा, डिजिटल कैमरा जब वो सब जो आ रहा है वो सब को बैटरीज को चार्ज करने के लिए, etc। ठीक है, मतलब जितना तरीके के बैटरी है सबको चार्ज करने के लिए आपको आरपीएस की जरूरत पड़ता है, यानी उसका इस्तेमाल किया जाता है। और आरपीएस का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, इसका जो इस्तेमाल किया जाता है मेडिकल साइंस में इसका इस्तेमाल किया, जैसे यूज टू ड्राइव, किसमें किया जाता है, मेडिकल साइंस में, सीटी स्कैन, सीटी ड्राइव मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक सीटी स्कैन मशीन, कॉमा ब्लड प्रेशर मेजरमेंट, ब्लड प्रेशर मेजरमेंट, कॉमा आपका हो गया डायबिटीज, etc। ठीक है, सीटी स्कैन हो गया, ब्लड प्रेशर मशीन हो गया, आपका डायबिटीज वगैरह। चौथा जो दोस्तों इसका जो इस्तेमाल किया जाता है, आरपीएस का इस्तेमाल जो किया जाता है, रेगुलेटेड पावर सप्लाई इज यूज्ड, किसमें क्या है, यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक टॉयज, इलेक्ट्रॉनिक टॉयज वगैरह में, जो भी खिलौने वगैरह जो आ रहे हैं उसमें भी तो बैटरी होता है, तो उसमें भी तो बैटरी को चार्ज करने के लिए आरपीएस की जरूरत पड़ता है, या फिर आरपीएस का इस्तेमाल किया। तो ये उसका एप्लीकेशन हो गया दोस्तों, 4 एप्लीकेशन काफी एग्जाम में आएगा तो लिख दीजिएगा, ऐसे आता नहीं लेकिन आएगा तो लिख दीजिएगा, जो आएगा उसका ब्लॉक डायग्राम आता है, लेकिन साथ में अगर ज्वाइंट में दे देगा 7 नंबर में कि राइट द ब्लॉक डायग्राम या ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ रेगुलेटेड पावर सप्लाई एंड आल्सो राइट इट्स एप्लीकेशंस, तो एप्लीकेशंस में ये 4-5 एप्लीकेशंस लिख दीजिएगा, हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये लास्ट में, इसके बाद हम लोग देखेंगे टेस्टिंग एंड ट्रबल शूटिंग ऑफ रेगुलेटेड पावर सप्लाई, यानी ये जो रेगुलेटेड पावर सप्लाई है चार्जर, ये मेरा सही से काम कर रहा है क्या नहीं, अगर सही से काम नहीं कर रहा है तो उसको सुधारेंगे कैसे, समस्या का निवारण, ट्रबल शूटिंग, और समस्या है तो चेक कर लीजिए कि कहां पर की क्या समस्या आ रहा है, तो वो चेक यानी जिसको टेस्ट बोलेंगे, टेस्ट द रेगुलेटेड पावर सप्लाई, एंड दूसरा ट्रबल शूटिंग ऑफ रेगुलेटेड पावर सप्लाई, रेगुलेटेड पावर सप्लाई में जो भी समस्या आ रहा है उसको ट्रबल शूट कैसे करेंगे, यानी उसको समस्या का निवारण कैसे करेंगे, यानी समस्या को कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये अभी इसके बाद मैं बताऊंगा। अभी चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसका वर्किंग ऑफ रेगुलेटेड रेगुलेटर, यानी जो हम लोग कमर्शियल रेगुलेटर जो अभी सर्किट में लगाए थे ना, रेगुलेटर लगाए थे ना जीनर डेड, उसके अलावा भी तो हम लोग ये लगा सकते हैं रेगुलेटेड सर्किट जो ट्रांजिस्टर और जीनर डायोड का मिलकर बना रहता है, तो वो ट्रांजिस्टराइज रेगुलेटर हो गया, ठीक है, जिसमें सेम टू सेम वैसा ही रहेगा, खाली रेगुलेटेड सर्किट में जहां पर रेगुलेटर का जरूरत पड़ रहा है वहां पर हम रेगुलेटेड सर्किट लगा देंगे, मतलब ट्रांजिस्टर प्लस जीनर डायोड लगा देंगे, बाकी लोड वैसा ही वैसा, पावर सप्लाई जैसा आ रहा है वैसा सेम टू सेम रहेगा। तो फिलहाल अभी पढ़ लेते हैं कि रेगुलेटर जो हम लोग लगाए यहाँ पर जीनर डायोड, उसके जगह में और क्या क्या लगा सकते थे। कमर्शियल रेगुलेटर बहुत है, मार्केट में मिल रहा है, मिलता भी है, आप लोग लगा सकते हैं। जो आप लोग का सिलेबस में भी दिया है कि आपको वर्किंग ऑफ 7-8 सीरीज पढ़ना है, 7-8XX सीरीज और वर्किंग ऑफ 7-9XX सीरीज, तो ये रेगुलेटर होता है, ठीक है, कमर्शियल रेगुलेटर, ठीक है, ये भी वही काम करता है, मेंटेन करता है, जो आउटपुट कांस्टेंट डीसी वोल्टेज आउटपुट मैंने मेंटेन करता है। कभी आप लोग सुने क्या कि वोल्टेज नेगेटिव में होता है, कभी सुने कि नेगेटिव वोल्टेज का जरूरत पड़ सकता है? अगर मान लेते हमको नेगेटिव वोल्टेज चाहिए तो क्या करेंगे बोलिए। तो ऐसा कोई ना, हम क्यों ना, हमको ज्यादा आसान पड़ेगा कि हम ऐसा रेगुलेटर ही लगा देते जो हमको हमेशा नेगेटिव वोल्टेज देगा। वाह बहुत अच्छा, एक ऐसा वोल्टेज लगा, एक ऐसा रेगुलेटर लगा देंगे जो हमको +5 पे वोल्ट देगा, उससे अलावा और कोई 3 वोल्ट नहीं देगा, 2 वोल्ट नहीं देगा, 7 वोल्ट नहीं देगा, 6 वोल्ट नहीं देगा, एकदम जो हमको चाहिए डिटो सेम टू सेम सटीक वही देगा, 5 वोल्ट देगा, +5 वोल्ट, पॉजिटिव 5 वोल्ट। तो ऐसा जो रेगुलेटर है दोस्तों उसका नाम है 78XX। 78XX, वो XX क्या है, वो इसका सीरीज, जैसे आपका फोन वगैरह नहीं आता सैमसंग गैलेक्सी का, है ना, आपका रियलमी का C11, C2, C3, ये इसका क्या है, इसका सीरीज है,
है ना, सीरीज है, अलग अलग जनरेशन, जैसे आईफोन वगैरह हो गया, आईफोन 16 प्रो, आईफोन 15 प्रो, आईफोन 15, आईफोन 14, आईफोन 14 प्रो, ये सब क्या उसका सीरीज है, हर साल नया नया निकालता है। इस साल भी 2025 में आईफोन 16 प्रो आ ही जाए या आ ही गया होगा, मुझे उतना पता नहीं है। तो ये 78XX, ये डबल एक्स क्या है, डबल एक्स उसका सीरीज को बता दे कि कौन सा रेगुलेटर का कौन सा, माने जो 78 रेगुलेटर है उसका कौन सा सीरीज है, 5 वोल्ट का है, 6 वोल्ट का है, 7 वोल्ट का है, सब कुछ बताएंगे। अभी फिलहाल इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सब कुछ बताएंगे, घबराने की बात नहीं, कोई एकदम हवा पार नहीं होगा, कोई सर का ऊपर से पार नहीं होगा, एकदम सब कुछ समझ में आएगा। तो नेक्स्ट हेडिंग है दोस्तों, ये रेगुलेटेड पावर सप्लाई को मिटाते नहीं, ये आपका चैप्टर का नाम है रेगुलेटेड पावर सप्लाई, उसी के अंदर में ये सब टॉपिक है कि वर्किंग ऑफ 78XX, वर्किंग, ये आपका सिलेबस में लिखा हुआ है इसी तरीके से, वर्किंग ऑफ 7805, बेसिकली इसको पढ़ने बोला है 7805, लेकिन होता क्या है 78XX ये होता है, और ये क्या है, इसका जो डबल एक्स दिखा रहा है, ये जो डबल एक्स, ये इसका सीरीज को दिखा रहा है। यहां पर जो डबल एक्स है दोस्तों, इसका जो वैल्यू हो सकता है, इसका जो वैल्यू हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, 0.5 हो सकता है, 0.6 लिखा रह सकता है, 0.7 लिखा रह सकता है, सॉरी 7 नहीं, 0.9 लिखा रह सकता है, और 0.12 लिखा रह सकता है, मैंने 12 लिखा रह सकता है, 0.12 नहीं 12 लिखा, 6 के बाद 7 नहीं होगा, 7 के बाद 8 नहीं होगा, ऐसे इसका वोल्टेज ही है। अगर आप लोग सोचेंगे कि हमको 7 वोल्ट का चाहिए, तो 7 वोल्ट नहीं मिलेगा आपको, 9 वोल्ट मिलेगा, 12 वोल्ट मिलेगा, 10 वोल्ट नहीं मिलेगा। इसके लिए अलग आप रेगुलेटर यूज कर लीजिए, या फिर रेगुलेटेड सर्किट का यूज कर लीजिए, है ना। तो ये हो गया दोस्तों, मतलब ये इसका आउटपुट को दिखा रहा है, आउटपुट वोल्टेज को, जैसे 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, आपको जो वोल्टेज का चाहिए, आपको जो वोल्टेज यहाँ पर प्राप्त करना, मोबाइल के चार्जर में लगाना है 5 वोल्ट लगा दीजिए, 7805 वोल्ट, इसीलिए आपको रेगुलेटेड पावर सप्लाई का 7805 वोल्ट पढ़ने बोला है। ऐसे आपको पढ़ना है सभी, लेकिन स्पेशल पढ़ने बोला 7805, क्यों, क्योंकि अभी आप लोग मोबाइल के चार्जर के बारे में पढ़ा, और चार्जर में हमको क्या चाहिए, 5 वोल्ट का चाहिए, 5 वोल्ट का ही चार्जर होता है ना, 6 वोल्ट का नहीं होता है, 7 वोल्ट का नहीं होता है, 7 वोल्ट तो मिल भी नहीं करेगा, मिलेगा रेगुलेटेड सर्किट बनाइए, ट्रांजिस्टर और रेगुलर जिनर डायोड का यूज करके वहां पर आपको 7 वोल्ट मिल जाएगा। मेंटेन कर रखिए, वैसा मेंटेन कर लीजिए, आउटपुट वोल्टेज में आपको यही मिलेगा। तो ये जो दोस्तों हमेशा पॉजिटिव मिलता है, ये हमेशा आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है, हमेशा पॉजिटिव, ये नेगेटिव नहीं रहता। तो अगर मान लीजिए आपको नेगेटिव वोल्टेज चाहिए ना, हमको -5 वोल्ट चाहिए, हमको एक ऐसा सर्किट चलाना है जिसमें हमको केवल आउटपुट में -5 वोल्ट चाहिए, या फिर आउटपुट में हमको -12 वोल्ट चाहिए, या फिर -6 वोल्ट चाहिए, या फिर -9 वोल्ट चाहिए, तो वहां पर कुछ नहीं करना है, ये 78 जो लिखा है ना उसको 79 वाला ले लीजिए, 79XX, ये मार्केट में मिलता है, ठीक है, इनबिल्ट रहता है, नया नया मैंने आपको मिल जाएगा, ज्यादा दाम नहीं, ये मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वाला ले लीजिए, ये जो आपको, ये सेम टू सेम वही है, सेम टू सेम, इसका भी 3 टर्मिनल होता है, ये भी डायग्राम छापेंगे इस तरीके से, 1 2 3, ये जो रहता है दोस्तों, ये इसका जो इनपुट है, ये वाला फर्स्ट वाला इनपुट, ये जो है ये गेट है, ये गेट नहीं मतलब ग्राउंड है, GND ग्राउंड, ये, और ये जो है इसका आउटपुट है पॉजिटिव, ठीक है, और ग्राउंड हमेशा आपको पता है न्यूट्रल होता है। तो ये हो गया, ये क्या है दोस्तों 7805, या फिर आप 78XX लिख सकते हैं। ये डबल एक्स क्या है, उसका सीरीज को बता रहा है, जैसे 05, 06, 9, 12, उससे ज्यादा नहीं होता है, ठीक है, इतना ही आपको मार्केट में मिलेगा। तो ये होता है दोस्तों, ये इसी को बोलते हैं। और यहाँ पर क्या है, एक हीट सिंक लगा हुआ है, हीट सिंक, अगर ये गर्म होगा तो उसको ठंडा करने के लिए एल्यूमिनियम का प्लेट लगा रहता है, एल्यूमिनियम प्लेट, आप लोग ट्रांजिस्टर वगैरह में देखे होंगे, इस तरीके से रहता है। इसको कहते हैं आईसी, ट्रांजिस्टर नहीं है, आईसी है, आईसी, इनपुट टर्मिनल, गेट टर्मिनल, आउटपुट टर्मिनल, गेट नहीं सॉरी ग्राउंड टर्मिनल। तो ये जो ग्राउंड है ये दोनों के लिए कॉमन रहता है, इनपुट के लिए भी आउटपुट के लिए। ये इस तरीके से दिखता है, ये आपको जानना नहीं, मतलब ऐसे जान लीजिए कि ये इस तरीके से मेरा 7805 जो रेगुलेटर है ये कमर्शियल रेगुलेटर है, ठीक है, दुकान में मिल जाएगा। तो इसी के बारे में आपको पढ़ने बोला, इसका वर्किंग है ना। तो हमेशा आपको याद रखना कि ये जो देगा, क्या देगा, हमको पॉजिटिव वोल्टेज देगा, आउटपुट में पॉजिटिव वोल्टेज, पॉजिटिव आउटपुट वोल्टेज, यही आपको याद रखना बस। 78 जैसे सुन लीजिए पॉजिटिव वोल्टेज चाहिए, 79 जैसे सुन लीजिए नेगेटिव वोल्टेज चाहिए, बस, बाकी सेम टू सेम वही है। तो ये जो वर्किंग ऑफ 7805 दोस्तों, ये क्या है, इट इज ए कमर्शियल रेगुलेटर, इट इज अ कमर्शियल रेगुलेटर, कमर्शियल रेगुलेटर है। अच्छा, ये काम क्या करता है, ये इसका इस्तेमाल, अच्छा ये जो रेगुलेटर ये मार्केट में मिल क्यों रहा है, किस लिए, इसको इसलिए मार्केट में बेचा जा रहा है ताकि हम लोग क्या करेंगे, इससे ना, इसका मदद से हम लोग सर्किट बना सके, सर्किट डिजाइन करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को डिजाइन करने, जैसे अभी
रेगुलेटर, अभी चार्जर बना रहे थे तो वहां पर हमको रेगुलेटर का जरूरत पड़ रहा था 5 वोल्ट का, तो हम वहां पर जीना डायोड का ना लगा करके हम सीधे यही वाला खरीद के लगा देंगे, तो हमको एकदम कांस्टेंट 5 वोल्ट मिल जाएगा। हाँ, इसीलिए तो, यानी सर्किट को बनाने के लिए, कंप्लीट करने के लिए मार्केट में इसको बेचा जाता है। तो इट इज ए कमर्शियल रेगुलेटर विच इज अवेलेबल इन मार्केट, अवेलेबल इन मार्केट फॉर जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिजाइन, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिजाइन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को डिजाइन करने के लिए, जनरल पर्पस के लिए, हमको जिस पर्पस के लिए भी चाहिए या हम जिस पर्पस के लिए हम कोई सर्किट बना रहे, वैसे आप अगर हम लोग चार्जर ने हम कुछ और चीज बना रहे तो वहां पर मान लेते हैं हमको 12 वोल्ट चाहिए, प्लस 12 वोल्ट, तो वहां पर ये प्लस, लेकिन ये वाला याद रखना कि जहां पर 12 वोल्ट चाहिए वहां पर 7805 नहीं चलेगा, 7812 चलेगा, 7812 चलेगा, ठीक है, ये याद रखना है। अब यहां पर ध्यान से देखिए, ये जो 78XX, तो इसमें जो इसका इज, ये जो है इज द सीरीज ऑफ रेगुलेटर, ये रेगुलेटर का सीरीज है, ठीक है। 78XX जो है ना दोस्तों, इज द सीरीज ऑफ द रेगुलेटर इन विच डबल एक्स रिप्रेजेंट्स, जिसका जो डबल एक्स है वो क्या रिप्रेजेंट्स, क्या कर रहा है, इन विच डबल एक्स रिप्रेजेंट्स द आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट, इसका जो डबल एक्स दोस्तों वो आउटपुट वोल्टेज को दिखा रहा है। मतलब हम लोग पहचानेंगे कैसे, मार्केट में हम लोग खरीदने जा रहे हैं, ये इसका ऊपर में लिखल रहता है, ठीक है, लिखल रहता है, जो अभी छापे ना हम लोग हीट सिंक 1 2 3, यहाँ पर लिखा रहता है 7805 है ना, 7806 है ना, 7809 है ना, 7812 है, वो लिखल रहता है यहाँ पर। तो हमको पढ़ के हमको जानना पड़ेगा। तो 78 तो जान रहे कि उसका मतलब रेगुलेटर है ना, लेकिन उसका जो 78 जो डबल एक्स है, ये समझ 78 और 05, तो 05 को बाद में देखिए, पहले 78 जो शुरू हो रहा है वो उसका सीरीज है, लेकिन ये जो 05 लिखा उससे हमको पता चलेगा कि कितना वोल्टेज का है, 5 वोल्टेज का। तो वही बता रहे कि जो डबल एक्स है वो रिप्रेजेंट कर, अगर 7806 रहता तो हमको क्या पता चलता कि ये जो हम लोग आईसी खरीद करके ले गए, रेगुलेटर जो खरीद के ले करके ले गए, वो मेरा कितना वोल्ट का है, 6 वोल्ट का है। यदि 7812 रहता तो क्या पता चला कि ये 12 वोल्ट का है, हाँ, है ना। तो जहां पर 12 वोल्ट की जरूरत है वहां पर हम 12 वोल्ट वाला लगा सकते हैं। तो वही बता रहे कि इन विच जो डबल एक्स रिप्रेजेंट कर रहा था आउटपुट वोल्टेज, और इसका जो दोस्तों हमेशा याद रखना है कि इट्स आउटपुट वोल्टेज इज पॉजिटिव, इसका जो आउटपुट वोल्टेज है दोस्तों वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, ये हमेशा आपको याद रखना है। इट कॉन्सिस्ट्स ऑफ 3 टर्मिनल्स, 3, जिस तरीके से दोस्तों आपको याद है ना, ट्रांजिस्टर में 3 को टर्मिनल हुआ करता था, क्या क्या, कलेक्टर, इमिटर और बेस, उसी तरीके से यहां पर भी 3 को टर्मिनल होता है ना। इट कॉन्सिस्ट ऑफ 3 टर्मिनल्स, फर्स्ट FIRST, फर्स्ट इज इनपुट टर्मिनल, पहला दोस्तों इनपुट टर्मिनल है, एंड मिडिल इज, या फिर कोमा दे करके, मिडिल इज आपका ग्राउंड टर्मिनल, एंड लास्ट इज आउटपुट टर्मिनल, और तीसरा जो दोस्तों है वो आउटपुट टर्मिनल है। ये सब आपको खाली जान के रखना है, सर्किट में कनेक्ट करने के लिए, कनेक्ट करने में मदद करेगा। ये सब आपको जान के रखना है कि ये जो पहला वाला जो टर्मिनल है वो इसका इनपुट से कनेक्ट करना है ना, इनपुट से कनेक्ट कर दिए। सेकंड जो टर्मिनल है वो इसका ग्राउंड, यानी ऐसे इसका बॉडी से कनेक्ट कर देना है। तीसरा जो टर्मिनल है वो इसका आउटपुट होगा, यानी आउटपुट से कनेक्ट करना है ना, और यहाँ पर जो भी लोड है उससे कनेक्ट कर देना है। तो ये है, समझ में आ रहा है ना। तो ये हो गया दोस्तों मेरा 7805 हो गया। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे 79 सीरीज, 79XX। तो इसको याद मैंने लिख लीजिए, ये इसका वर्किंग नहीं, इसके बारे में खाली जानना है वर्किंग क्या है ना। वर्किंग जिस तरीके से रेगुलेटर का काम है वही करेगा, इसका स्पेशल कोई वर्किंग थोड़ी। अब यहाँ पर कुछ नहीं, 79 खाली कर देते और 55 को मिटा करके 79XX कर देते हैं, एकदम सेम टू सेम। इट इज ए कमर्शियल रेगुलेटर विच इज अवेलेबल इन मार्केट फॉर जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिजाइन। 79XX इज द सीरीज ऑफ रेगुलेटर इन विच XX रिप्रेजेंट द आउटपुट वोल्टेज, इट्स आउटपुट वोल्टेज इज हमेशा नेगेटिव। बस यही वाला आपको ध्यान रखना है, हमेशा इसका आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव होता है। और इट कंसिस्ट ऑफ सेम टू सेम 3 टर्मिनल्स, फर्स्ट इज इनपुट, मिडिल इज ग्राउंड टर्मिनल, एंड लास्ट इज आउटपुट टर्मिनल। एक चीज यहां पर लिख दीजिए और एक लाइन कि इट्स ग्राउंड
टर्मिनल एज, दोनों में लिख लीजिएगा, है ना, उसमें भी और इसमें भी, कॉमन फॉर इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट एंड आउटपुट। इसका जो ग्राउंड टर्मिनल वो और इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए कॉमन है, दोनों इसका यूज करता है। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों 79XX सीरीज। यहाँ पर लिख दीजिएगा, ये डायग्राम भी छाप लीजिएगा 79XX। इसमें से ये क्या दिखा रहा है, उसका सीरीज को दिखा रहा है ना, सीरीज को दिखा रहा है, ये पूरा उसका सीरीज को दिखा रहा है। ठीक है, 79XX ये उसका पूरा सीरीज को दिखा रहा है, और इसमें से अलग से खाली XX वो इसका आउटपुट वोल्टेज को दिखा रहा है, आउटपुट वोल्टेज को। और हमेशा याद रखना कि यहाँ पर प्लस की जगह माइनस होगा, मतलब अगर आपको माइनस वोल्टेज में चाहिए, माइनस में वोल्टेज चाहिए, तो हमेशा आपको 79XX आपको सीरीज का आपको रेगुलेटर लेना है, तब बढ़िया रहेगा। ठीक है, आपको नेगेटिव वोल्टेज मिल जाएगा। ऐसा आप लोग रेगुलेटेड सर्किट का भी यूज करके आप वहां पर मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों 79XX सीरीज, माने रेगुलेटर, कमर्शियल रेगुलेटर का वर्किंग हो गया। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं ट्रांजिस्टराइज्ड रेगुलेटर, वही बोल रहे रेगुलेटेड सर्किट, वो देखते हैं। तो इसका इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 2 3। ट्रांजिस्टराइज्ड रेगुलेटर में क्या होता है, सर्किट बना देते हैं ताकि आपको ज्यादा समझ में आएगा, है ना। तो बाकी एकदम सेम टू सेम जिस तरह रेगुलेटेड पावर सप्लाई था, सेम टू सेम वैसा ही है, खाली यहाँ पर रेगुलेटर के जगह में जो रेगुलेटर जो वहां पर जीनर डायोड था उसके जगह में ये वाला खाली लगा देना है ना। यहाँ पर जो भी वोल्टेज सोर्स आ रहा है वो सब आपको याद रखना है। और यहाँ पर क्या करना, निकल रहा है मतलब एनपीएन ट्रांजिस्टर, और इसका जो बेस टर्मिनल है वो दोस्तों क्या रहता है, क्योंकि ये मेरा ट्रांजिस्टर बन गया है, एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर बन गया, निकल रहा है, इसका जो ये टर्मिनल है वो निकल रहा है ना। और यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये क्या है, ध्यान रखने वाली बात कि यहाँ पर एक जीना डायोड लगा रहता है ना। तो ये पॉजिटिव सप्लाई, नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या रहेगा दोस्तों, नेगेटिव से मेरा एनोड कनेक्ट होता है। ठीक है, और यहाँ पर जाकर के जो ही लोड वगैरह है वो सब तो रले रहेगा। अब हम लोग सोच रहे कि यहाँ पर जो पॉजिटिव सप्लाई है डायरेक्ट इससे कनेक्ट नहीं, इसके पहले भी है, क्या क्या है, ये ट्रांजिस्टर आने से पहले क्या क्या था, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर था, रेक्टिफायर था, तब ये वाला आया था, रेक्टिफायर के बाद फिल्टर था, तब ये वाला आया था रेगुलेटर। तो वहां पर हम लोग जीनर डायोड लगा रहे थे, यहाँ पर हम ट्रांजिस्टराइज्ड रेगुलेटर लगा रहे हैं, है ना। यही वाला खाली इसमें डिफरेंस है, RL, इसके अक्रॉस का वोल्टेज V0 आउटपुट वोल्टेज, और यहाँ पर क्या वोल्टेज मिल रहा है, V इनपुट। तो ये दोस्तों आपको याद रखना, इसके अक्रॉस का वोल्टेज क्या हो जाएगा, VZ। तो ये जो VZ है वही वाला इसका आउटपुट वोल्टेज भी होगा, VO, है ना, या फिर ये VZ हो गया तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज VO, ये भी ठीक है चलेगा। इसमें करंट कितना आ रहा है, IL, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर इसमें जो ध्यान रखने वाली बात ये है कि यहाँ पर आप एक इसमें स्टेबल करने के लिए आप अभी रजिस्टर के बाद में लगाइए, पहले समझ लीजिए कि ये जो ट्रांजिस्टराइज्ड रेगुलेटर है दोस्तों, है ना, ट्रांजिस्टराइज्ड रेगुलेटर ये भी क्या है, एक तरीके का रेगुलेटर ही है, लेकिन किससे बना हुआ है, ट्रांजिस्टर से बना हुआ है। यानी हम लोग यानी हम लोग रेगुलेटर बना सकते हैं, लेकिन किसके मदद से बना सकते हैं, ट्रांजिस्टर की मदद से। यानी वही वाला लिख देते हैं कि विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिस्टर, और जनरली हर जगह हम लोग एनपीएन का ही यूज करते हैं, विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिस्टर रेगुलेटर कैन बी डिजाइन, रेगुलेटर बना सकते हैं, ट्रांजिस्टर का भी हेल्प से हम लोग रेगुलेटर बना सकते हैं। अब ये जो दोस्तों रेगुलेटर है वो हमको क्या देगा, वोल्टेज ही देगा ना। कैसा वोल्टेज देगा, कांस्टेंट वोल्टेज देगा, कितना वोल्टेज का, जितना वोल्टेज का आपको चाहिए उतना वोल्टेज का। तो हमको यहाँ पर पता कैसे चलेगा कि यहाँ पर हमको कांस्टेंट वोल्टेज जो मिल रहा है वो किसके वजह से मिल रहा है, उस ट्रांजिस्टर की वजह से मिल रहा है ना, इस जीना डायोड की वजह से मिल रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम इस आउटपुट वोल्टेज को निकाल करके देख रहे हैं। तो इस ट्रांजिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज कितना है, VBE, बेस टू इमीटर वोल्टेज, याद है ना। और यही वोल्टेज जो फिक्स रहता 0.7 रहता है आपका सिलिकॉन के लिए, और 0.3 रहता है आपका जर्मेनियम के लिए, फिक्स रहता है। और इसके अक्रॉस का वोल्टेज VZ है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस आउटपुट जो वोल्टेज है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना, कि ये जो VZ है वो कितना आया। तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग लूप लगा देते हैं, इस लूप में लगा देंगे। तो देखिए हमको इसका अक्रॉस का वोल्टेज पता है V0, इसके अक्रॉस का वोल्टेज पता है VZ, इसके अक्रॉस का वोल्टेज पता है VBE, यानी ट्रांजिस्टर का वोल्टेज VBE है, जीनर डायोड का वोल्टेज VZ है, और लोड का वोल्टेज V0 है। हमको पता है, हम क्या करते हैं इस लूप में ना हम KVL लगा देते हैं, तो हमको आउटपुट वोल्टेज पता चल जाएगा कि इस आउटपुट ये वोल्टेज वो डिपेंड किस पर कर रहा है, हाँ, कौन सा वैल्यू बढ़ेगा ना घटेगा कि मेरा ये वाला चेंज होगा और हमको अच्छा से आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। हाँ, तो क्या करेंगे, हम इसका आउटपुट वोल्टेज को निकालें। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं कि ट्रांजिस्टर को हम लोग कनेक्ट किए, लोड के साथ सीरीज में कनेक्ट किया है।
तो इस ट्रांजिस्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द लोड, लोड के साथ ट्रांजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट किए, ठीक है। और जीनर डायोड तो बेसिकली आपका बेस के साथ कनेक्ट रहता है, साथ ही साथ लिख दीजिए एंड जीनर डायोड इज कनेक्टेड टू द या कनेक्टेड विद द बेस टर्मिनल ऑफ ट्रांजिस्टर के बेस टर्मिनल के साथ एक जीनर डायोड लगा हुआ है, बस एज शोन इन द फिगर, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया, एज शोन इन द फिगर बिलो लिख दीजिएगा, ये वाला नीचे छापिएगा, ऐसे हम समझाने के लिए यहाँ पर छाप दिया बगल में। क्यों नहीं इसका आउटपुट वोल्टेज को निकाल करके देख रहे थे, आउटपुट वोल्टेज, तो आउटपुट वोल्टेज केवीएल लगा देते दोस्तों, इसमें केवीएल इन लूप, इस लूप में चला देते केवीएल इन लूप 1, ठीक है, इस लूप में केवीएल चला देते। तो केवीएल चलाते आपको जिधर जाने का मन है आप उधर से चलिए, आपका इधर जाने का मन है तो आप इधर से चलिए, आपका इधर आने का मन है तो इधर से चलिए। तो हम लोग एरो दिए इधर, तो चलिए इधर से चल रहे। तो देखिए इधर है पॉजिटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव है तो इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है तो ये नेगेटिव है। तो हम लोग आ रहे इधर से पॉजिटिव से आ रहे, तो पॉजिटिव से आ रहे और भी नोट पहले मिला है, तो पॉजिटिव भी नोट। चलिए आगे बढ़ते हैं, इधर देखिए ये नेगेटिव था तो नेगेटिव में घुसे तो माइनस भी जेड, फिर हम लोग ये जो भी ई है ये भी यहाँ नेगेटिव में ही मिला है तो माइनस भी ई, और फिर यहाँ से चल करके फिर यहीं पर पहुंच गए तो फिर बराबर आगे 0, एक लूप कंप्लीट हो गया। तो जहां जहां नेगेटिव लिखे थे वो सब मिटा देते, एग्जाम में लिखना नहीं है ना। तो यहाँ पर दोस्तों भी नॉट जो मिला यानी जो आउटपुट वोल्टेज, वो ये नेगेटिव उधर चल जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव उधर चल जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, देखिए मिल गया। यानी ये जो दोस्तों मेरा जो आउटपुट वोल्टेज है वो डिपेंड कर रहा है किस पर, डिपेंड कर रहा है किस पर, वो मेरा VZ यानी जो मेरा जीनर वोल्टेज है उस पर भी डिपेंड कर रहा है, प्लस ये मेरा VB है उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये VB तो कांस्टेंट रहता है, वो तो कांस्टेंट है, लेकिन हम इसको घटा बढ़ा सकते हैं VZ को, यानी हम जीनर वोल्टेज को हम घटा बढ़ा सकते हैं। हम इच्छा अनुसार अपना जितना भी वोल्टेज का हम जीनर डायोड वहां पर लगा सकते हैं, जीनर डायोड लगा सकते हैं जितना भी वोल्टेज का चाहिए। तो ये हो गया दोस्तों, इसका हो गया, ठीक है। अच्छा, इसको और ज्यादा स्टेबल करने के लिए हमको एकदम कांस्टेंट 5 वोल्ट चाहिए, 5 वोल्ट है ना, कोई माने ये नहीं होना चाहिए कम बेसी। तो इसके जगह में हम क्या कर देते, एक रजिस्टर लगा देते, इनपुट रजिस्टर, इंटरनल रजिस्टर, RS, एक हम लोग इंटरनल रजिस्टर नहीं, एक सोर्स रजिस्टर लगा दिए। तो ये जो RS दोस्तों, RS यानी जो सोर्स रजिस्टर है वो क्या करेगा मेरा स्टेबिलिटी के लिए और आउटपुट वोल्टेज का स्टेबिलिटी के लिए। तो आप लोग कहीं पर लिख सकते हैं कि एक RS यानी जो मेरा लोड सोर्स रजिस्टर है, ये सोर्स रजिस्टर इज आल्सो एडेड या फिर इज कनेक्टेड टू द सर्किट फॉर आउटपुट वोल्टेज स्टेबिलिटी। तो यहाँ पर लिख दीजिए कि सबसे लास्ट में भी लिख सकते हैं या फिर पहले भी यहाँ पर लिख सकते हैं कि फुल स्टॉप के बाद यहाँ कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर, और फुल स्टॉप के बाद या फिर इससे पहले भी लिख सकते हैं ए सोर्स रजिस्टर, ये हम पहले भी लिखवा सकते थे, लेकिन आपको इसलिए अभी लिखा है ताकि मान लेते यहाँ पर जो आउटपुट वोल्टेज है वो मान ले घट बढ़ गया तो उसको मेंटेन करने के लिए या फिर स्टेबिलिटी के लिए, है ना। ए सोर्स रजिस्टर इज एडेड फॉर स्टेबिलिटी, मोर स्टेबिलिटी किसमें चाहिए, वोल्टेज में चाहिए, आउटपुट वोल्टेज में, वो लिख नहीं रहे लेकिन आपको याद रखना है। द सोर्स रजिस्टर इज एडेड फॉर मोर स्टेबिलिटी, फॉर मोर आउटपुट वोल्टेज स्टेबिलिटी। तो ये हो गया दोस्तों ट्रांजिस्टराइज्ड रेगुलेटर, बहुत कुछ खास नहीं था, मतलब आपको सिंपल से समझ लेना ये सारा चीज का यूज कहाँ हो रहा है, जो रेगुलेटेड पावर सप्लाई बनाया था ना, तो रेगुलेटर के जगह में हम ये सब किसी का भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको नेगेटिव वोल्टेज चाहिए तो आप 79 सीरीज का कोई भी वोल्टेज को, कोई भी रेगुलेटर को लगा दीजिए, 7909 वोल्ट, 7905 वोल्ट, है ना। तो वो नेगेटिव वोल्टेज में चल, लेकिन उसका हम चार्जर में यूज नहीं कर सकते। चार्जर में यूज करना है तो आप 7805 वोल्ट लगाइए, सबसे बढ़िया रहेगा। या फिर आप वहां पर रेगुलेटेड वोल्टेज, ये रेगुलेटेड सर्किट का भी यूज कर सकते हैं, ट्रांजिस्टराइज रेगुलेटर इसको बोलते हैं, इसका भी आप वहां पर लगा सकते हैं, इसको भी लगा सकते हैं, वो भी मिल जाएगा 5 वोल्ट कांस्टेंट एकदम मिल जाएगा। तो दोस्तों ये इसीलिए इसको पढ़ा गया, ठीक है, ताकि आप वहां पर कई तरीके के आपका ऑप्शन रहे, आपके पास ऑप्शन रहे कि आप जिसका मन आप उसका यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया मेरा ट्रांजिस्टराइज रेगुलेटर। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, अभी तक हम लोग रेगुलेटर RPS यानी रेगुलेटेड पावर सप्लाई पढ़े,
दूसरा दोस्तों हम लोग क्या पढ़े, हम लोग वर्किंग ऑफ 7-8 सीरीज पढ़े, 7-8 सीरीज, 7-9 सीरीज पढ़े। उसके बाद हम लोग ट्रांजिस्टराइज रेगुलेटर पढ़े। अब लास्ट को पढ़ लेते हैं टेस्टिंग एंड ट्रबल शूटिंग ऑफ रेगुलेटेड पावर सप्लाई, यानी जो अभी तक हम लोग जो रेगुलेटेड पावर सप्लाई के बारे में सब कुछ पढ़ लिए, अब इसको टेस्ट करते हैं कि मेरा जो अभी तक रेगुलेटर हम बनाए हैं रेगुलेटेड पावर सप्लाई वो ठीक है नहीं, ठीक है कि नहीं, अगर ठीक नहीं है तो उसको ठीक कैसे करेंगे, ये सब माने अब सब कुछ ये सब लैब का काम हो रहा है, ठीक है, लैब का काम। तो इसको अगर आप लोग लिख लिए तो मैं मिटा, तो देखिए टॉपिक वही है, लिख देते हैं। नेक्स्ट जो आपका हेडिंग है टेस्टिंग ऑफ आरपीएस रेगुलेटेड पावर सप्लाई का टेस्ट। तो दोस्तों टेस्ट करने के लिए हम रेगुलेटेड पावर सप्लाई को टेस्ट करने के लिए कुछ एक्शन करेंगे, यानी कुछ काम करेंगे, है ना, कुछ गतिविधि करेंगे, कुछ क्रियाकलाप करेंगे। तो टेस्ट टू टेस्ट अ रेगुलेटेड पावर सप्लाई फॉलोइंग एक्शंस कैन बी टेकन, ये कुछ फॉलोइंग एक्शन है जिसको हम करना है। सबसे पहला एक्शन है, यानी सबसे पहला काम हमको क्या करना है, रेगुलेटेड पावर सप्लाई का जो आउटपुट वोल्टेज जो मिल रहा है ना, जो आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है उसको चेक करेंगे वोल्टमीटर लगा करके, क्योंकि वोल्टेज को कैसे मेजर किया जाता है, वोल्टमीटर से ही ना। अब मल्टीमीटर भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो बेसिकली हम लोग वोल्टमीटर का यूज करते हैं। तो वोल्टमीटर लगा देंगे, दो सिरों पर वोल्टमीटर लगा देंगे और देखेंगे। लेकिन वोल्टमीटर लगाएंगे दो टर्म, माने दो कंडीशन में, एक जब मेरा रेगुलेटर पावर सप्लाई का जो लोड वाला सिरा है, यहाँ पर लोड लगाते हैं, वहां पर एक बार नो लोड लगाएंगे, यानी कोई लोड नहीं रहेगा, तब वोल्टमीटर लगा करके चेक करेंगे दोनों सिरा पर, है ना, कि मेरा वोल्टमीटर में कितना वोल्टेज दिखा रहा है। अगर मैक्सिमम वोल्टेज दिखा रहा है सही है। उसके बाद लोड लगा करके, लोड नहीं था, खाली था, एकदम खाली, कोई कुछ नहीं, आराम से खाली दो तार में सटा करके वोल्टमीटर चेक करें कितना वोल्टेज है ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, लोड लगा दिए, कोई रजिस्टर लगा दिए, 5 किलो ओम, 20 किलो ओम, 15 किलो ओम, 10 किलो ओम रजिस्टर लगा दिए, यानी लोड लगा दिए। अब हम लोग वोल्टमीटर फिर उसी दो सिरा पर फिर वोल्टमीटर लगा करके देखेंगे कितना वोल्टेज दिखा है। तो थोड़ा सा वोल्टेज ड्रॉप होता है, अगर ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तब फिर मेरा लिए माने खराब है, तब वो रेगुलेटेड पावर सप्लाई में कहीं पर फॉल्ट है, या फिर कोई डायोड, जैसे रेक्टिफायर भी होता है ना, तो रेक्टिफायर का कोई डायोड में कुछ मिस्टेक है, कुछ गड़बड़ी है ना, कोई तार वगैरह ढीला होगा, तो वो सब ट्रबल शूटिंग में देखेंगे, यानी निवारण में देखेंगे। पहले आपको देख लेना है कि गलती क्या है ना, यानी टेस्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले टू टेस्ट द आउटपुट वोल्टेज। अगर दोस्तों मेरे पास लैब का कुछ सामान रहता है तो मैं इसको बहुत अच्छा से आपको समझाता, लेकिन है नहीं, तो आप लोग फीलिंग के माध्यम से ही समझिए। टू टेस्ट द आउटपुट वोल्टेज ऑफ रेगुलेटेड पावर सप्लाई, है ना, रेगुलेटेड पावर सप्लाई का जो आउटपुट वोल्टेज है ना, टू टेस्ट द रेगुलेटेड पावर सप्लाई को आउटपुट को टेस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वोल्टमीटर या फिर टू मेजर द आउटपुट वोल्टेज ऑफ रेगुलेटेड पावर सप्लाई, वोल्टमीटर इज यूज्ड, वोल्टमीटर का इस्तेमाल करते हैं, है ना, व्हेन या फिर एट नो लोड एंड एट लोड के दौरान, या फिर लोड पर, या फिर नो लोड पर, ठीक है। तो चेक करते हैं एंड डिटरमाइन द वोल्टेज ड्रॉप, कुछ ना कुछ वोल्टेज तो ड्रॉप होगा ही, पक्का है, कितना होगा वो सब अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले इसका सर्किट डायग्राम बनाते हैं। तो रेटेड वोल्टेज यहां से निकालते हैं, कुछ रेटेड वोल्टेज का मान लेते हैं 12 वोल्ट, 16 वोल्ट, 50 वोल्ट, 100 वोल्ट का जा रहा है रेटेड वोल्टेज, रेटेड पावर या फिर रेटेड वोल्टेज जो लिखना है, रेटेड वोल्टेज, ठीक है, जा रहा है। यहां पर हम लोग रेगुलेटेड पावर सप्लाई जोड़ दिए, रेगुलेटेड पावर सप्लाई लगा दिए, रेगुलेटेड पावर सप्लाई यानी पावर सप्लाई, वही वाला अडाप्टर तो लगा दिए, है ना, मोबाइल के चार्जर। अब यहाँ पर जो इसका दो सिरा जो निकला है, हमेशा आप लोग याद रखिएगा, कोई भी सर्किट कंप्लीट होगा दो तार से, जितना घरेलू चीज जो आ रहा है, एक फेज रहेगा, एक नेट्रल रहेगा। तो एक फेज है तो दूसरा न्यूट्रल है, दोनों फेज नहीं रह सकता है, एक फेज है तो दूसरा न्यूट्रल, यानी कंपल्सरी दो तार है, दो तार का कनेक्शन, याद है ना आपको, मैंने आप पढ़ाया था सेकंड सेमेस्टर में, दो तार का कनेक्शन, फिर 3 तार का कनेक्शन, सिंगल तार, 2 तार, है ना, 3 तार का।
नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, मतलब आपको अगर आपका घर में भी तार सब जो बल्ब वगैरह छील कर दिखेगा, दो तार निकलेगा, एगो फेज एगो न्यूट्रल। तो वही बोल रहे कि या मोबाइल का चार्जर भी, चार्जर का भी कभी खराब हो जाता है, पुराना चार्जर होगा तो काट के देखिएगा, दो तार निकलेगा, लाल तार एगो सादा तार, लाल तार या फिर काला तार। तो जो लाल तार है वो होता है फेज, यानी उसमें करंट होता है, और जो काला तार है उसमें करंट नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है ना। लेकिन तो क्यों दिया जाता है न्यूट्रल? ताकि एक तरफ से करंट जाएगा, दूसरा तरफ से करंट वापस आ जाएगा, तो तभी ना लूप कंप्लीट होगा। नहीं तो फिर क्या, करंट कहीं पर बीच में रुक गया जाता तो करंट फ्लो नहीं होगा। हाँ, इंसुलेशन मीडियम है ना। तो अब क्या करना है दोस्तों, एक बार जब यहाँ पर कोई लोड कनेक्ट नहीं किया, नो लोड में ही हम वोल्टमीटर लगा दिए, यहाँ पर वोल्टमीटर लगा दिए, वोल्टमीटर मेरा मेजर करेगा, दोनों सिरा पर लगा ही देखिए, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर इसका दोनों टर्मिनल को हम लगा दे, वोल्टमीटर का चेक करेगा कितना वोल्टेज है, वोल्टमीटर चेक कर लेगा। जब यहाँ पर कोई लोड नहीं है, नो लोड, नो लोड, जब नो लोड, जब यहाँ पर कोई लोड नहीं है, ठीक है, तब यहाँ पर कितना मेरा वोल्टमीटर कितना वोल्टेज दिखा रहा है, वो हो गया। तो इसका जो परसेंटेज जो रेगुलेशन होगा दोस्तों, परसेंटेज रेगुलेशन, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, V0 माइनस VL बटा VL गुना 100%। ये फॉर्मूला मैंने आपको सेकंड सेम में बताया था वोल्टेज रेगुलेशन में, कि कितना वोल्टेज रेगुलेशन होता है। तो V0 यानी V0 क्या दोस्तों, V0 है वोल्टेज, V0 क्या है, वोल्टेज एट नो लोड, कोई लोड नहीं है, और VL क्या है दोस्तों, वोल्टेज एट लोड, जब मेरा पास लोड कनेक्ट है तब वोल्टेज। तो दोनों का रेशियो यानी डिफरेंस, कि जब मेरा वोल्टेज कनेक्ट नहीं था तब VL मैक्सिमम होना चाहिए, हाँ यदि मैक्सिमम है तब ठीक है, और VL मैंने V0 मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। V0, तो V0 क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसके अक्रॉस का भी तो वोल्टेज कुछ ना कुछ होगा ना। अभी जो हम लोग आउटपुट वोल्टेज जो देख रहे हैं, क्या आप लोग कुछ बच्चे सोचते हैं ना, सर इसमें कुछ कनेक्ट ही नहीं है तो इसका मतलब वोल्टेज जीरो होना चाहिए, गलती, उसी समय तो मैक्सिमम वोल्टेज रहना चाहिए, कुछ नहीं है तभी ना मैक्सिमम वोल्टेज होगा। अगर हम कुछ लगा दिए तब वोल्टेज को ड्रॉप कर जाएगा, देखते हैं ना, अगर मोबाइल पड़ा हुआ है तो चार्ज खत्म ही नहीं होता है, अगर मोबाइल को चलाना शुरू करें तभी ना चार्ज खत्म होगा। यानी मोबाइल जब चला है नहीं है, मोबाइल एकदम चार्ज माने चार्जिंग, चार्ज लगा दिए, चार्ज माने लग गया, माने चार्ज फुल हो गया, कोई यूज नहीं कर रहे, रखा है मोबाइल, तो क्या मोबाइल में 0% चार्ज रहेगा? नहीं ना, 100% चार्ज रहेगा, या फिर जितना था उतना रहेगा, कम नहीं रहेगा। तो कम कब होगा, जब आप लोग मोबाइल को कुचेंगे, है ना, जब चलाएंगे मोबाइल तभी ना चार्ज तो खत्म होगा। हाँ, तो उसी तरीके से यहाँ पर कोनो लोड ही नहीं है, तब फिर वोल्टेज जीरो कैसे होगा? जीरो तो नहीं होना चाहिए, वोल्टेज तो V0 तो मैक्सिमम होना चाहिए। हाँ, तो जितना पावर आ रहा है, जितना वोल्टेज आ रहा है उतना ही होना चाहिए, उतना ही होना चाहिए, बिल्कुल। तो अगर उतना ही है तब तो मेरा रेगुलेटेड पावर सप्लाई बहुत अच्छा है, एकदम सब कुछ एकदम बढ़िया से काम कर रहा है। इसके अंदर में जो ट्रांसफार्मर है वो भी बहुत अच्छा से काम कर रहा है, जो रेक्टिफायर है वो भी बहुत अच्छा से काम कर रहा है, जो आपका फिल्टर लगा वो भी बहुत अच्छा से काम कर रहा है, जो रेगुलेटर लगा वो भी बहुत अच्छा से काम कर रहा है। अगर इतना जो ये जो V0 है वो मेरा VI के बराबर हो गया, यानी इनपुट जो वोल्टेज देता उसके बराबर आ गया। हाँ, जबकि ऐसा होता नहीं है, कुछ कुछ ड्रॉप हो ही जाता है। तो कितना ड्रॉप हुआ वो अभी बाद में बताएंगे, वो अलग है। जब हम लोग लोड कनेक्ट कर देते, जब लोड कनेक्ट कर देते, अब हम लोग लिखेंगे कि रेटेड वोल्टेज आई है, अब यहाँ पर लिखेंगे, ये था नो लोड में, नो लोड में। अब लोड में जब यहाँ पर RL लगा देंगे, इस तरीके से RL लगा देंगे, लोड लगा देंगे, ठीक है, तब इसके अक्रॉस का वोल्टेज फिर वही रहेगा, V0 ही रहेगा, लेकिन इसका वैल्यू बदल जाएगा। अब ये जो V0 है वो बदल जाएगा, यानी इसके सिरों के बीच का जो वोल्टेज है वो बदल जाएगा, क्योंकि कुछ ड्रॉप हो जाता है। तो कितना ड्रॉप हो जाता है वही इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं कि डिफरेंस, लोड नहीं कनेक्ट किए थे उस समय कितना था, लोड कनेक्ट कर दिया अब कितना हो गया, तो दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस हुआ ना। मान लेते हैं यहाँ पर 100% मेरा वोल्टेज था, 100% मतलब 100 वोल्ट, मान लेते हैं 100 वोल्ट। यहाँ पर कितना आया जब लोड कनेक्ट नहीं है, मान लेते हैं 95 वोल्ट आया, मान लेते हैं 95 वोल्ट। तो ये कब, जब लोड कनेक्ट नहीं है, नो लोड में, यानी V0 का वैल्यू कितना है, 95 वोल्ट, ठीक है। अब जब लोड कनेक्ट कर दिए तब फिर वही वाला इसी दो टर्मिनल के बीच में वोल्टमीटर से हम वोल्टेज मेजर करें तो हमको कितना मिलेगा, 80 वोल्ट। तो देखिए 95 वोल्ट और 80 वोल्ट डिफरेंस आया ना, कितना डिफरेंस आया, 95 माइनस 80, 95 माइनस 80 बटा फुल, पहले कितना था, एवरेज नहीं निकाले इस तरीके से दोनों को जोड़ करके बटा जितना नंबर ऑफ है ना, उसी तरीके से यहाँ पर डिफरेंस निकाला जा रहा है। तो दोनों पहले कितना था अब कितना हो गया, यानी कुछ घट गया कुछ ड्रॉप हो गया, कितना ड्रॉप हुआ उसी को बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप, कितना ड्रॉप हुआ। अब बटे पहले कितना था, पहले था 95 गुना 100, तो परसेंटेज निकाल लीजिए आराम से, तो कितना परसेंटेज आया, तो जाहिर सी बात है ड्रॉप हुआ, कुछ ना कुछ ड्रॉप होगा, ये जो रजिस्टर है कुछ ना कुछ वोल्टेज को मार करेगा। हाँ, तो कितना हुआ, बहुत कम होगा, तो बहुत कम हो रहा है तब मेरा वोल्टेज रेगुलेशन बहुत अच्छा है, बहुत कम हो रहा है तो तब मेरा बहुत अच्छा है।
अगर ज्यादा हो जा रहा है तब फिर रेगुलेटेड पावर सप्लाई में कुछ ना कुछ फॉल्ट है, और ज्यादा ये जो परसेंटेज वाला वैल्यू तो आ रहा है वो ज्यादा आ रहा है, तब फिर दिक्कत है ना। अब देखिए दोस्तों यहां पर ये हो गया, समझ में आ गया आपको, बहुत अच्छा समझ में आ गया, एग्जाम्पल भी समझ में आ गया। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ये नो लोड था, अब इसको फुल लोड करेंगे यानी लोड कनेक्ट करेंगे। तो चलिए लोड कनेक्ट करते हैं। तो इसको आप पहले से लिख लीजिए, पहले लिख लिए तो कुछ नहीं करेंगे, यहीं पर खाली थोड़ा सा मिटा देंगे, यानी वोल्टेज का कांसेप्ट आपको पता चल गया, बहुत अच्छा, वोल्टेज का कांसेप्ट आपको पता चल गया है, आरएल इसके अक्रॉस का वोल्टेज वी नॉट, ठीक है। अब यहां पर वोल्टेज यदि आपको समझ में आ गया तो अब करंट का बात करते हैं, क्योंकि हमको रेगुलेटेड पावर सप्लाई करंट और वोल्टेज दोनों तरफ से देखना होगा कि ये जो मेरा पावर सप्लाई आ रहा है वो एकदम 100% मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो हमको वोल्टेज भी देखना पड़ेगा प्लस करंट भी देखना पड़ेगा। अगर हम कोई मशीन बनाए हैं खुद से, है ना, कुछ हम बनाए हैं, है ना, तो उस मशीन पर उसको यूनिवर्सली कहीं एक्सेप्ट करेगा, जब तक एक्सेप्ट माने कब एक्सेप्ट करेगा, जब तक वो हर एक कंडीशन को फुलफिल नहीं कर लेगा। कोई मशीन बनाए तो उसमें करंट भी गुजार करके देखेंगे, वोल्टेज भी गुजार करके देंगे, मैक्सिमम वोल्टेज देंगे, मिनिमम मैक्सिमम करंट देंगे, हाई वोल्टेज को सहन कर पा रहा है कि नहीं, हर एक जब कंडीशन को ये हर एक अग्नि परीक्षा को पार कर लेगा तभी इसको हम मानेंगे नहीं नहीं एकदम अच्छा, ये एकदम आइडियल हुआ। तो उसी तरीके से ये जो रेगुलेटेड पावर सप्लाई जो चार्जर है उसमें एकदम आइडियली है क्या नहीं, करंट जितना आ रहा है उतना करंट जा रहा है क्या नहीं, करंट यदि कहीं पर मार कर ले रहा है तो तब तो मेरा बढ़िया नहीं है। तो अब चलिए वोल्टेज तो पता चलिए, अब करंट का बात करते हैं। तो करंट, तो इसका मतलब जब करंट, अब चूंकि अगर नो लोड में रहेगा तो करंट पता चलेगा, नो लोड में कैसे करंट को खाने वाला भी तो कोई रहना चाहिए ना। हाँ, तो करंट को खाने वाला लोड लगा दिए जिससे होकर करंट पार करेगा, क्योंकि देखिए अभी सर्किट ओपन है तो करंट क्या जा पाएगा, करंट को फ्लो करने का पाथ चाहिए ना। हाँ, तब तो करंट यदि हम सर्किट ओपन है तब तो करंट जीरो रहेगा, वोल्टेज जीरो नहीं करंट जीरो रहेगा। हाँ, क्योंकि सर्किट ओपन है, अब इसमें लोड लगाना पड़ेगा तभी हम करंट को, तो जब लोड लगा दिए तो इसका मतलब क्या है, इससे मान लेते हैं हम 1 एम्पियर का करंट दे रहे थे, 1 एम्पियर, तो इसका मतलब इस लोड आरएल से फुल्ली इस लोड आरएल से फुल्ली 1 एम्पियर का करंट जाना चाहिए, इस लोड आरएल से फुल्ली 1 एम्पियर का करंट जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, अगर मेरा ये आइडियल है तो, अगर ये मेरा वोल्टेज रेगुलेटेड पावर सप्लाई अगर मेरा आइडियल है, चार्जर जो हम बनाए एकदम आइडियल है, तो जितना करंट यहाँ दिए उतना ही करंट आना चाहिए। बिल्कुल सही बात, इस लोड से गुजर के फिर सर्किट क्लोज हो गया तो आराम से चला जाएगा, यहाँ से आया फिर यहाँ से चला जाएगा, एकदम आराम से, बढ़िया बात है। लेकिन अगर मेरा करंट कम हो गया तो फिर, और कम हो गया तो कितना करंट ड्रॉप किया वो भी हमको पता करना पड़ेगा। हाँ, तो इसीलिए है ना, तो अगर 1 एम्पियर भेजे थे और 1 एम्पियर फिर रिटर्न आ गया तब तो बहुत अच्छा बात है। और अगर 1 एम्पियर नहीं, मान लेते ये जो चूंकि देखिए यहां से गुजर करके जो हमको आईएल मिलेगा वही वाला मेरा यहां से आरएल में जाएगा, क्योंकि इसके रास्ते में और कुछ नहीं लगा है, कोई सीरीज में लगा हुआ है और कुछ नहीं, पैरेलल में ये वोल्टमीटर नहीं लेता है करंट, है ना। तो ये आरएल के सीरीज में तो और कुछ नहीं लगा हुआ, इसका रास्ता में, ये करंट का रास्ता में और तो कुछ नहीं, खाली आरएल ही है। हाँ, तो इसका मतलब ये खाली इसका रास्ता में क्या आ रहा था, यहाँ से जो मेरा करंट आई निकला था, है ना, आई एस यानी सप्लाई करंट जो निकला था, इसका रास्ता में खाली चार्जर आया था। चार्जर का तार जैसे हम लोग ये 3 पिन में चार्जर लगा दिए, तो चार्जर लगा दिए तो चार्जर का माथा के अलावा और तो बाकी रास्ता में तार है, तो तार से तो करंट फ्लो कर सकता है। तो तार में कोई तो डिवाइस वगैरह नहीं है तो उसमें तो करंट खाएगा नहीं। हाँ, बीच में जब हम लोग मोबाइल लगा देते हैं लास्ट में जाके, तब मोबाइल मेरा चार्ज खाता है, मतलब करंट खाता है, बाकी रास्ता में तो और कोई नहीं। मतलब जब निकला तो वहां 2 पिन या 3 पिन में जब हम लोग लगाए तब बीच में खाली कौन आया, खाली माथा तो आया था, चार्जर का अडाप्टर तो आया था, वो मेरा कितना अगर वो मेरा ज्यादा करंट खा जा रहा है, यहाँ 1 एम्पियर आ रहा था, अगर यहाँ से 1 एम्पियर का करंट जाएगा, 1 एम्पियर का करंट, तब मेरा बहुत बढ़िया, यानी यहाँ से निकल रहा है 1 एम्पियर, तब बहुत बढ़िया। अगर मान लेते यही वाला बीच में खा जा रहा करंट ज्यादा, 1 एम्पियर आ रहा था और यहाँ पर मान लेते खा गया मेरा कितना 0.5 एम्पियर ही आ रहा है, यानी आधा एम्पियर खा गया, तब तो मेरा बहुत खराब है, तब तो ये मेरा रेगुलेटेड पावर सप्लाई बहुत खराब है, फालतू है। तो कितना खा जा रहा है तो वही हमको पता करना है ना, उसी को बोलते हैं करंट ड्रॉप। जिस तरह से वोल्टेज ड्रॉप होता है उस तरह से करंट ड्रॉप भी होता है। समझ में आ रहा है ना मैं कहना क्या चाहता हूं। तो यहाँ पर आईएल भी देख लेंगे, यही वाला तो आईएल फिर लोड से होकर जाएगा, इसके रास्ता में तो और कुछ नहीं आ रहा है, तो यही वाला आईएल इसके रास्ता में जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसका करंट देखते हैं। तो इसका मतलब करंट क्या होना चाहिए, इसका फुल्ली जाना चाहिए। तो करंट को पता करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, बीच में एक एमीटर लगा देते हैं। वोल्टमीटर तो लगाए, ठीक है, वोल्टमीटर पहले वाला था, लेकिन अब ये अलग से हम लोग जो करंट का पता करें ना, करंट वाला में आपको वोल्टमीटर लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर खाली रास्ता में एक एमीटर लगा दीजिए। एमीटर ये क्या करेगा, यहाँ से जो रेगुलेटेड पावर सप्लाई से जो मेरा करंट निकला है उसको मेजर करेगा, और वही वाला करंट फिर आरएल से होकर गुजरेगा, तो इसको मेजर करेगा, आईएल को मेजर करेगा। तो यहाँ पर जो आईएल होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा मेरा दोस्तों, क्या हो जाएगा, आई बराबर क्या होता है, वी बटार। तो यहाँ पर भी इस लोड के अक्रॉस का वी नॉट और आरएल, बस यही वाला तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा।
ये हो गया करंट कि कितना करंट इससे होकर के जा रहा है, आईएल, ये हमको पता करना था, आईएल हमको पता चल गया। मतलब कहने का क्या मतलब कि रेगुलेटेड पावर सप्लाई मेरा बेस्ट है। कैसे बेस्ट रहेगा, जितना हम करंट दिए उतना एकदम फुल्ली अमाउंट में पास होना चाहिए, फुल कैपेसिटी के साथ पास होना चाहिए। तो कितना करंट, आईआर बराबर वी नॉट बटा आर एल। अब चेक कर लेना है कि ये कितना आ रहा है और हम दिए कितना थे, वो अलग चीज है, ठीक है, समझ में आ गया ना। हाँ, तो ये सब हो गया दोस्तों मेरा रेगुलेटेड पावर सप्लाई का टेस्ट, अभी टेस्ट हुआ है, ठीक है। तो ये पहला हुआ है ना, टू मेजर द आउटपुट वोल्टेज ऑफ आरपीएस वोल्टमीटर इज यूज्ड एट नो लोड एंड एट लोड एंड डिटरमाइन द वोल्टेज। तो एट लोड पर भी मैंने आपको दिखा दिया, एट लोड पर भी। तो लोड यही वाला हो गया, ठीक है, लोड, इसी डायग्राम को छाप दीजिए, लोड यही वाला हो गया, ये हो गया लोड में, लोड में भी प्लस करंट में भी। फॉर्मूला इसमें कुछ लिखना नहीं है, लोड का जो परसेंटेज रेगुलेशन है वो आपको याद रखना है कि बी नॉट माइनस बी एल बटा वी एल गुना 100%। ये आपका लोड का भी हो गया, ये आपका सेकंड वाला हो गया, ठीक है, कि एट लोड में ही लोड कनेक्ट कर दिए हैं और फुल करंट का भी हिसाब से देख ले। तो मतलब आपको लगभग समझ में आ गया कि यहाँ पर टेस्ट कैसे किया जाता है। एक बार वोल्टेज को देखना है, एक बार करंट को देखना है। वोल्टेज को कैसे देख सकते हैं, दो तरीका से देख सकते हैं, जब लोड नहीं है तब वोल्टेज देखेंगे और जब लोड लगा दिए तब वोल्टेज देखेंगे, और एक करंट के हिसाब से कि करंट भी मेरा सही से जा रहा है क्या नहीं। अब दोस्तों अब कुछ मान लेते हैं दिक्कत आ गया, ठीक है, कुछ दिक्कत आ गया, तो दिक्कत आ गया है तो दिक्कत को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर टेस्टिंग के बाद आता है दोस्तों ट्रबल शूटिंग, ये सब मिटा देते हैं। टेस्टिंग के बाद आ गया दोस्तों ट्रबल शूटिंग। तो ट्रबल शूटिंग मतलब वही हो गया, समस्या का निवारण कैसे करेंगे। मान लेते हैं सही से मेरा रेगुलेटेड पावर सप्लाई काम नहीं कर रहा है, कुछ दिक्कत है, तो दिक्कत को कैसे सुधारेंगे, यानी ट्रबल शूटिंग। चलिए, ये ट्रबल शूटिंग में क्या होता है, तो देखिए रेगुलेटेड पावर सप्लाई आरपीएस का, तो आरपीएस कैसा था, उसका ब्लॉक डायग्राम याद है कुछ, मैं भुला गया। पावर सप्लाई एक छोटा सा इधर लिख लीजिए, उसके बाद कहा जाता था स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में, ऐसा बनाते ताकि आपको याद रहेगा, मतलब समझ में भी आएगा। तो ये हो गया, इस तरीके से छोटा सा बना देते हैं ताकि आपको लिखाते जाएंगे पॉइंट और ये समझ में भी आते रहेगा। ये आपको छापना नहीं है, ठीक है। ये हो गया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। उसके बाद यहाँ पर डायोड लगा हुआ है, और यहाँ पर एक ही तरफ एनोड रहेगा, ये मैंने कैथोड, और एक ही तरफ आपका एनोड रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका नेगेटिव टर्मिनल निकला और यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल निकला, और ये चला गया फिल्टर के पास। दो को फिल्टर था, याद कीजिए, दो को फिल्टर था सर्किट में। उसके बाद चला जाएगा रेगुलेटर के पास, तो रेगुलेटर में बेसिकली यहाँ पर जीना डायोड रहता है, वो भी रिवर्स बायस में, ये नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव है इसलिए एनोड आपका नेगेटिव टर्मिनल से लगा, तो ये हो गया रिवर्स बायस में, और यहाँ पर हो गया आपका लोड आरएल। तो दोस्तों ये जो जीना डायोड है ना, समझ में आ गया। तो ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये क्या दोस्तों, रेक्टिफायर। ये क्या है, रेक्टिफायर। और रेक्टिफायर में क्या होता है दोस्तों, डायोड लगे रहता है, 1 2 3 4 को डायोड। ये क्या हो गया दोस्तों, इसका कैपेसिटर हो गया, मतलब फिल्टर हो गया। और फिल्टर में क्या होता है दोस्तों, मुख्यतः कैपेसिटर होते हैं। उसके बाद ये क्या हो गया दोस्तों, उसका रेगुलेटर हो गया। रेगुलेटर में क्या होता है दोस्तों, जीना डायोड होता है, रेगुलेटर। और उसके बाद दोस्तों इसका हो गया लोड। तो लोड को ध्यान नहीं देना, ये इसके बीच में क्या क्या आ रहा है उसको देखना है। तो यहाँ पर ट्रबल शूटिंग, तो समस्या होगा किसके बीच में होगा, समस्या ये पूरा जो होता है ये चार्जर के अंदर में होता है। तो समस्या किस में होगा, मान लेते हैं हम लोग ट्रांसफार्मर में कोई दिक्कत हो सकता है। तो ट्रांसफार्मर को कैसे चेक करेंगे, देख लीजिए इसका इनपुट में वोल्टेज कितना है और आउटपुट में वोल्टेज कितना है। अगर मान लेते इनपुट में तो सही है, इनपुट सब सही रहता है। अगर मान लेते आउटपुट में आपको वोल्टेज ही नहीं मिल रहा है, इनपुट वोल्टेज 220 वोल्ट आ रहा है और आउटपुट में कोई वोल्टेज ही नहीं मिल रहा है, एकदम नॉट अवेलेबल आउटपुट वोल्टेज, तब फिर हो सकता है मेरा ट्रांसफार्मर में कोई दिक्कत होगा, इंसुलेशन वगैरह कुछ दिक्कत होगा। तो क्या करेंगे, ये जो ट्रांसफार्मर जो लगा हुआ है उसको रिप्लेस कर देंगे, नया ट्रांसफार्मर लगा देंगे, उतना ही जितना था सेकंड जितना स्टेप डाउन जितना वोल्टेज का था उतना ही वोल्टेज का दूसरा वोल्टेज ट्रांसफार्मर लगा देंगे, नया ट्रांसफार्मर लगा देंगे। अगर ट्रांसफार्मर में दिक्कत है तो कैसे पता चलेगा, आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज, यानी जो आउटपुट सेकेंडरी जो टर्मिनल है उसका वोल्टेज मेजर कीजिए
है ना। अब छोटा सा ट्रांसफार्मर है तो ये आप स्टेप डाउन वोल्ट मीटर से मेजर कर सकते हैं, वोल्ट मीटर से। अब ये जैसे 220 वोल्टेज का था तो इसको भी आप वोल्ट मीटर से मेजर कर सकते हैं। अब जैसे ट्रांसमिशन लाइन वो सबको सिटी पीटर का मैंने पीटी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर से मेजर करना पड़ता था, लेकिन ये सब क्या 220 वोल्टेज है आपका 5 वोल्टेज है, तो ये सब आप घर का वाला जो छोटा वोल्ट मीटर आता है उससे मेजर कर सकते। तो वोल्ट मीटर का दोनों टर्मिनल यहाँ लगा दीजिए, इनपुट वोल्टेज पता चल जाएगा, यहाँ लगा दीजिए आउटपुट वोल्टेज पता जाएगा। अगर मान लेते हैं इनपुट वोल्टेज मिल रहा था सब सही है, इन आउटपुट वोल्टेज मान लेते हैं आउटपुट वोल्टेज मिल ही नहीं रहा है, कुछ नहीं मेरा कोई रिस्पॉन्स नहीं, तब फिर मेरा हो सकता है ट्रांसफार्मर में कुछ फॉल्ट है, तो आप क्या कीजिए नया ट्रांसफार्मर लगा दीजिए, समस्या समाधान हो गया। ये हो गया पहला। तो क्या लिखेंगे फॉर ट्रबल शूटिंग, फॉर ट्रबल शूटिंग ऑफ रेगुलेटेड पावर सप्लाई, फॉर ट्रबल शूटिंग यानी रेगुलेटेड पावर सप्लाई को की समस्या को निवारण करने के लिए फॉलोइंग एक्शंस कैन बी टेकन, फॉलोइंग एक्शंस कैन बी टेकन, निम्नलिखित एक्शंस को यानी क्रिया विधि को करना पड़ेगा। पहला दोस्तों क्या है, पहला है चेक कीजिए द इनपुट एंड आउटपुट, जो इनपुट और आउटपुट जो वोल्टेज है या फिर पावर है, इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा उसका इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज को भी मेजर कीजिए, चेक कीजिए। इफ फुल स्टॉप के बाद इफ आउटपुट वोल्टेज इज नॉट अवेलेबल, आउटपुट वोल्टेज इज नॉट, अगर मान लेते आउटपुट में कोई वोल्टेज ही नहीं मिल रहा है यानी मेरा ट्रांसफार्मर माने खराब है, नॉट अवेलेबल, रिप्लेस इट विद अ न्यू स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया, आप लोग पूरा लिख लीजिएगा। सेकंड, हमको ट्रांसफार्मर में दिक्कत था तो ट्रांसफार्मर चेंज कर दिया। दूसरा, अब मान लेते रेक्टिफायर में कुछ दिक्कत है तो रेक्टिफायर कैसे दिक्कत रहेगा, उसका डायोड मान ले 4 गो डायोड, मान लेते एगो डायोड खराब होगा, एगो डायोड का तार मजबूत नहीं होगा या फिर ढीला होगा, है तो हम लोग क्या करेंगे पूरा रेक्टिफायर बदल देंगे नारे का बांस ना बजेगी बांसुरी। मान लेते अभी एगो तार को सोल्डिंग करके बढ़िया कर दे, चलिए ठीक है, एगो डायोड को बढ़िया कर दे, फिर भी तो तार फिर से टूट भी सकता है, ये भी तो हो सकता है ये भी तो सकता है, तार टूट भी तो सकता है, यानी क्यों ना हम नहीं लगा देते, रेक्टिफायर को भी चेंज कर देते। ठीक है, तो चेक द आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर, रेक्टिफायर का आउटपुट को चेक कर लीजिए, कुछ दिक्कत है तो डायोड को कुछ दिक्कत है डायोड में तो पूरा रेक्टिफायर चेंज कर दीजिए। तो चेक द आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर, इफ एनी फॉल्ट इज है, कोई फॉल्ट है इज किसमें, डायोड्स वगैरह में, क्योंकि इसमें रेक्टिफायर किससे बना रहा था, डायोड से बना रहा था, देन रिप्लेस इट विद न्यू रेक्टिफायर, तब आप इसको नया रेक्टिफायर से रिप्लेस कर दीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों तीसरा, रेक्टिफायर भी दिक्कत था तो ठीक हो गया, रेक्टिफायर से फिल्टर को जो जोड़ने वाला जो तार का जो सर्किट है यानी जो तार है कंडक्टर, और फिर फिल्टर के बाद या फिल्टर और रेगुलेटर को जोड़ने वाला ये जो तार सब है, मान लेते तार में कुछ दिक्कत है, मान लेते तार में कुछ छिला वगैरह होगा, है ना, तार छिला होगा, तो रेक्टिफायर और फिल्टर को जोड़ने वाला ये जो तार है और फिल्टर और रेगुलेटर को जोड़ने वाला ये सब जो तार है यानी कंडक्टर, उसमें अगर कुछ दिक्कत है, कुछ फॉल्ट है, छिला वगैरह होगा, है तो उसको भी चेक कर लेना है। तो चेक द क्वालिटी ऑफ कंडक्टर, क्वालिटी ऑफ कंडक्टर बिटवीन किसके किसके बीच का, बिटवीन रेक्टिफायर एंड फिल्टर, रेक्टिफायर एंड फिल्टर और फिल्टर या रेक्टिफायर टू फिल्टर, रेक्टिफायर से फिल्टर तक, एंड फिल्टर टू रेगुलेटर, क्योंकि एक दूसरे को जोड़ने वाला कौन है, तार का ही कनेक्शन है ना। अगर मान लेते तार में कुछ फॉल्ट है तो
तो तार का क्वालिटी को, गुणवत्ता को चेक कर लेना है। तो चेक द क्वालिटी ऑफ कंडक्टर विथ बिटवीन रेक्टिफायर टू फिल्टर, है ना, कंडक्टर ऑफ रेक्टिफायर टू फिल्टर एंड फिल्टर टू रेगुलेटर। चौथा क्या दोस्तों, हम लोग फिल्टर तक पहुंच गए। अगर मान लेते फिल्टर में कुछ दिक्कत है, फिल्टर किससे बना हुआ है, कैपेसिटर से। अगर मान लेते कैपेसिटर में कुछ दिक्कत है, कैपेसिटर अच्छा से चार्ज नहीं हो रहा, अच्छा से डिस्चार्ज नहीं हो रहा, क्योंकि कैपेसिटर क्या होता है, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग डिवाइस। अगर मान लेते कैपेसिटर अच्छा से काम नहीं कर रहा है, तो फिर भी तो मेरा रेगुलेटेड पावर सप्लाई अच्छा से काम नहीं करेगा, है। तो वही बोल रहे कि टू चेक द क्या लिखेंगे, टू चेक द फंक्शनिंग ऑफ कैपेसिटर्स इन फिल्टर या ऑफ फिल्टर के कैपेसिटर का फंक्शन को भी थोड़ा चेक कर लीजिए, है ना, कि सही से काम कर रहा है ना नहीं काम कर रहा है। पांचवा है दोस्तों, पांचवा और लास्ट, रेगुलेटर को भी चेक कर लीजिए, है ना। एंड लास्ट चेक द रेगुलेटर को भी चेक कर लीजिए, वो भी थोड़ा सा ठीक है क्या नहीं। सबको अच्छा से खोल करके चेक करिए रहे, तो थोड़ा सा सभी चीज को चेक, मिस्त्री के पास हम लोग जाते कोई चीज दिखाने, तो बोलते हैं ना सब ठीक है ना, थोड़ा देख लीजिए, है ना, फिर से पूरा मशीन को थोड़ा सा देख लीजिए सब कुछ ठीक चल रहा है ना। तो उसी तरह से बोल रहे कि अगर खोलबे किए चार्जर को, तो थोड़ा बढ़िया से सभी को चेक कर लेते हैं। रेगुलेटर खराब नहीं होता है, फिर भी बोल रहे कि रेगुलेटर का दोनों सिरा में देख लेते हैं कि मेरा वोल्टेज कांस्टेंट है क्या नहीं, है ना। रेगुलर मेरा जो जीना डायोड लगा वो मेरा सही है क्या नहीं ना, उसमें भी कुछ दिक्कत है ना, जल जाता है अक्सर मेरा जो जीना डायोड है वो जल जाता है, उड़ जाता है ना, ब्लास्ट कर जाता है, तो वो सब भी देखना पड़ता है हर एक चीज। एंड लास्ट चेक द रेगुलेटर। तो ये सब हो गया दोस्तों, चेक द आउटपुट ऑफ रेगुलेटर का आउटपुट को चेक कर लीजिए, रेगुलेटर का, तो चेक द आउटपुट ऑफ रेगुलेटर का आउटपुट को चेक कर लीजिए, रेगुलेटर। तो ये सब हो गया दोस्तों मेरा ट्रबल शूटिंग, यानी कोई समस्या है तो उसको समाधान करना है। तो जैसे हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में कुछ समस्या हो गया तो चेंज कर दीजिए, ट्रांसफार्मर नया लगा दीजिए। रेक्टिफायर का डायोड में कुछ समस्या है, नया लगा दीजिए रेक्टिफायर। फिल्टर का कैपेसिटर सही से काम कर रहा है क्या नहीं, मान लो 2 कैपेसिटर ये बढ़िया से नहीं काम कर रहा है, निकाल कर नया कैपेसिटर लगा दीजिए। चौथा, रेगुलेटर अच्छा से काम नहीं कर रहा है, जीना डायोड लगा हुआ है, चेंज करना है, जीना डायोड उड़ गया है, नया जीना डायोड लगा दीजिए। तो इस तरीके से आप देखिए सब कुछ एकदम नया चीज, एकदम सब कुछ बढ़िया चीज है, तो फिर आपका जो चार्जर जो है वो एकदम सही काम करेगा। इसलिए तो बोलते हैं कि अगर आपका चार्जर चार्ज नहीं ले रहा है तो चार्जर अडाप्टर तो चेंज कर दीजिए, नया अडाप्टर लीजिए, नया माथा तो खरीदिए, उसी का 800-900 डाला लेता है, समझ रहे हैं कितना ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर लगा हुआ है, फिल्टर है, कैपेसिटर का दाम नहीं लगा, वो एकदम लेगा। उससे ज्यादा तो ये सब तो चलिए सस्ता चीजें मिल जाए, लेकिन सबसे ज्यादा चीज का दाम लेता टेक्नोलॉजी का। वो जो टेक्नोलॉजी जिसके माध्यम से वो इतना सारा चीज को छोटा सा जगह में हटा दे रहा है, वो जो स्क्वायर फीट जगह में आपका हटा दे रहा है, वो सबसे बड़ी बात है ना। इतना छोटा जगह में कैसे कैसे सर्किट को जोड़ना है, सब कुछ उस टेक्नोलॉजी का वो दाम ले रहा है। 800 का क्या है, कुछ नहीं है, तो उस टेक्नोलॉजी का दाम ले, बाकी सब का ज्यादा दाम थोड़ी है। कैपेसिटर 25-20 रुपया 25 रुपया में मिल जाएगा, जीना डायोड है ना वो भी मिल जाएगा, रेक्टिफायर ये भी 4 डायोड का होता है, ये भी मिल जाएगा आपका, स्टेप डाउन ट्रांसफर में ये भी मिल जाएगा। तो मैंने लगभग लोगों को बोल रहे चार्जर में 300-400 तक का ही खर्चा आता है, या फिर 250-300 का ही, लेकिन वो और इसका डबल क्यों ले रहा है, टेक्नोलॉजी वही, यानी वो असेंबल किया है, वो इस तरीके से असेंबल किया कि उतना ही छोटा जगह में सब कुछ का हटा दिया, इसीलिए वो थोड़ा ज्यादा पैसा लेता है चार्जर का, समझ रहे हैं ना, उस अडाप्टर का। बाकी तार का देखे होंगे कि 50 रुपया में भी तार आता है, 100 रुपया में भी तार आता है केवल। तो दोस्तों ये हो गया दोस्तों आज का हमारा टॉपिक। तो इसको आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा बहुत बढ़िया से। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लिए, नहीं लिए तो 1 2 3। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में फैला दीजिए। वीडियो हम लोग थोड़ा 2-3 दिन के बाद बना रहे हैं, क्योंकि इंटर का थोड़ा बच्चों के कारण फंस गए थे उन लोग, पूरा एकदम पूरा घबराया हुआ है, मैंने सही बात है, लाइफ में पहली बार इंटर दे रहे हैं तो घबराया, जाहिर सी बात है ना। इसलिए रात के समय वीडियो बनाया, आज आंख भी बढ़िया से दिख नहीं रहा है ना, पूरा दिन भर बाहर में थे और अभी रात को आके वीडियो बना रहे है ना, ताकि हम लोग का सिलेबस पीछे ना रह पाए। कोई बच्चे देख रहे कमेंट कर रहे, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे सर ऐसे पढ़ाएंगे तो फिर सिलेबस कंप्लीट कैसे होगा। देखिए सिलेबस जहां तक बात है कंप्लीट कराने का होगा, एकदम होगा, है ना। लगातार हम लोग कंटिन्यू बने रहेंगे तो एनालॉग के जितना भी टॉपिक है लगभग एनालॉग को खत्म कर देंगे। ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ाना है, हो जाएगा, कुछ नहीं है, एकदम आसान है, हम लोग एकदम गर्दा उड़ा देंगे, है ना। तो सब कुछ पढ़ाएंगे, आप लोग इस चैनल के साथ खाली जुड़े रहिए, है ना। एकदम अपने दोस्तों को भी बोलिए कि इस चैनल में ये जो 3rd सेमेस्टर डिप्लोमा का झारखंड का है ना, JUT का एकदम शुरू से लेकर पढ़ाया जा रहा है, एकदम इसी लेटेस्ट सिलेबस जो कि यूट्यूब में कोई नहीं पढ़ा रहा है, फ्री में कोई नहीं पढ़ा रहा है, सबका बैच है, पेड बैच है। तो उसमें आपको लेना पड़ेगा, ऑनलाइन बैच लेना पड़ेगा, जबकि हम लोग ऑनलाइन में आपको एकदम क्लास का ही एकदम ट्यूशन वाला फीलिंग दिला रहे,
नहीं समझ में आ रहा है कमेंट कीजिए, वहां पर मैं आपको रिप्लाई दूंगा। नहीं समझ में आ रहा तो व्हाट्सएप में पूछिए, सब कुछ बताऊंगा आपको, घबराने वाली बात नहीं है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नया है तो एकदम सब्सक्राइब करना ही है, ताकि आने वाले और वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। उसके लिए आपको बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस करना होगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि सब्सक्राइब कर लिया और सोए हुए तो पता चलेगा 3 दिन के बाद आ रहे, 3 दिन वाला पहले वाला वीडियो तो अभी आ रहा है सजेशन पे, समझ में आ रहा है। जैसे बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा जरूर, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करेंगे फटाक से आपका मोबाइल का ऊपर में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक पढ़ते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।